बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टुडे इज़ आवर 19th लेक्चर और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम मशीन लर्निंग टेक्निक्स को जो हम पढ़ चुके हैं या आगे हम पढ़ेंगे और उनको बेस्ट वे में अप्लाई कर सकते हैं। Here you can see the lecture headlines. सबसे पहले हाइपोथेसिस एवेलुएशन के हवाले से हम कुछ बात करेंगे। मॉडल सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट एक काफ़ी टाइम से मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको हम देखेंगे, तो आज इस लेक्चर में मॉडल सिलेक्शन को हम देखेंगे जी। डायग्नोजिंग बायस वर्सेस वेरिएंस, यानी ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग के किस तरह से हम डायग्नोज करते हैं और किस तरह से फिर हम इस तरह से रेगुलराइजेशन एंड बायस एंड वेरिएंस रेगुलराइजेशन का ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग के साथ क्या रिलेशनशिप है और कैसे हम उसको फिर रिजॉल्व कर सकते हैं, और लर्निंग कर्व्स। तो ये आज के लेक्चर के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि हम देखेंगे जी। ओके, डिबगिंग अ लर्निंग एल्गोरिदम के एक लर्निंग एल्गोरिदम है, उसको हम डिबग करना चाहते हैं। किस तरह से सपोज यू हैव इम्प्लीमेंटेड अ रेगुलराइज्ड लीनियर रिग्रेशन टू प्रिडिक्ट हाउसिंग प्राइसेस के आप सपोज हम एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है विद रेगुलराइजेशन उसको हम यूज़ कर रहे हैं, उसको हमने इम्प्लीमेंट किया है अपनी हाउस प्राइस प्रिडिक्शन प्रॉब्लम के लिए। और जब हमने उस मॉडल को ट्रेन कर लिया और उसको फिर न्यू डेटा के ऊपर जब हम टेस्ट करते हैं तो हमने देखा कि वहाँ पे हमें एरर जो है वो काफ़ी हाई मिल रहा है। तो यानी हमने एक बड़ा अप्रोप्रिएट अपनी तरफ से एक मॉडल सेलेक्ट किया, उस मॉडल को यूज़ करते हुए हमने ट्रेनिंग के प्रोसेस में टाइम स्पेंड किया और फिर फाइनली हमारे पास ट्यून्ड वैल्यूज़ ऑफ थीटाज आ गए और हमने देखा कि ट्रेनिंग एरर बहुत कम हो गया है। और अब हम उस मॉडल को फिर यूज़ करते हैं टेस्ट डेटा के लिए, और जब हमने उसे टेस्ट डेटा पे जाके यूज़ किया तो वहाँ पे हमें पता चला नहीं, वहाँ पे तो एरर बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है। तो व्हाट शुड वी ट्राई नाउ, अब हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से उसे रिज़ॉल्व करना चाहिए, तो वो अभी हम देखेंगे कि कैसे हम ये काम कर सकते हैं। एक है कि गेट मोर ट्रेनिंग एग्जांपल्स। क्या हमें जो डेटा सेट है उसमें मज़ीद कुछ सैम्पल्स ऐड करने चाहिए, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है कि जो ये एरर हाई हुआ है जाके टेस्ट डेटा के ऊपर, ये मुमकिन है कि हमें कुछ न्यू सैम्पल्स ऐड करने से इस प्रॉब्लम को हम रिज़ॉल्व कर सकें। या फिर हमें कुछ फीचर्स को रिड्यूस करना चाहिए। जो कॉलम्स हैं, जो हमारे पास फीचर्स हैं डेटा सेट के अंदर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर रिडंडेंट फीचर्स हैं या कुछ यूज़लेस फीचर, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनके ऊपर एक्चुअली जिनका कोई इतना रोल नहीं है। तो क्या हमें फ़ीचर्स रिड्यूस करने चाहिए, उससे हम बेहतर कर सकते हैं अपने, या इम्प्रूव कर सकते हैं अपने रिज़ल्ट्स को ऑन टेस्ट डेटा। फिर क्या हमें कुछ नए फ़ीचर्स ऐड करने चाहिए, ये भी पॉसिबल है कि हम न्यू फीचर्स कुछ ऐड करें तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स हमें फिर मिल सकें, क्योंकि हमने जो फीचर्स का एक सेट आइडेंटिफाई किया था ट्रेनिंग प्रोसेस के अंदर, वो शायद पूरी तरह से उस प्रॉब्लम को कवर नहीं कर रहा था, उसके तमाम एस्पेक्ट्स को। तो इस वजह से जब हम टेस्ट डेटा के ऊपर अपने मॉडल को लेके गए तो उसकी परफॉर्मेंस ख़राब होना शुरू हो गई। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि हमें कुछ फ़ीचर्स ऐड करना पड़ सकें जो कि हम आइडेंटिफाई करना भूल गए या हमसे वो मिस हो गए। या फिर हमें पॉलिनोमियल फ़ीचर्स ऐड करने चाहिए। क्या हमें ऐसा पॉसिबल है कि आपका जो मॉडल है वो, जैसे कि आप सपोज़ एक लीनियर मॉडल अप्लाई कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं, जबकि आपका डेटा इस तरह का है कि उसे एक नॉन लीनियर मॉडल रिक्वायर्ड है, तो फिर इट मीन्स कि अब आपको पॉलिनोमियल फ़ीचर्स, जैसे आप किसी एक फ़ीचर का स्क्वायर लेके, क्यूब लेके आप हायर डिग्री में उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो पॉसिबली अब ऐसा करने की ज़रूरत हो। या फिर हम डिक्रीज़ करें, यहाँ पे आई थिंक एक पैरामीटर आना चाहिए लेमडा, यानी जो रेगुलराइज करने के लिए जो लेमडा आप पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं, माइट बी कि उसको डिक्रीज़ करना पड़े, क्योंकि उसका भी इम्पेक्ट आता है, या फिर उसे हमें इंक्रीज़ करना है। तो
तो उस रेगुलराइजेशन का जो पैरामीटर है उसका भी एक रोल होता है इसके अंदर अंडर फिटिंग या ओवर फिटिंग की तरफ लेके जाने में आपके मॉडल को। तो क्या उसको कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत है? तो ये कुछ पॉसिबल कह लें हमारे पास ऑप्शंस हैं जिनमें से कोई एक या एक कॉम्बिनेशन को हमें ट्राई करना पड़े और जाके फिर हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें। तो ये बेसिकली जो प्रॉब्लम है ये बड़ी एक यूजुअल प्रॉब्लम है और अमूमन हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अगर हम एक रियल टाइम डेटा के ऊपर, एक रियल वर्ल्ड डेटा के ऊपर अप्लाई करते हैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल को। तो इस तरह की प्रॉब्लम हम फेस करते हैं तो फिर वहाँ पे हमें ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास जिनको हम वन बाय वन या एक कॉम्बिनेशन में ट्राई कर सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक एक कह लें कि जो टेस्ट है इसको अगर हम पहले कर लें गो कि इस पर टाइम लगेगा, यानी डायग्नोस्टिक इज़ अ टेस्ट दैट कैन रन टू गेन इनसाइट। ठीक है, आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या हमारा एल्गोरिदम जो है हमें उसके साथ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए बेस्ट रिजल्ट्स गेन करने के लिए, तो या उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। तो इससे हमें ये होगा कि एट दी एंड जब उस मॉडल को हम लॉन्च करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑल दो इस पर हमें टाइम लगेगा क्योंकि जब हम ट्यून करने की कोशिश करेंगे, जब हम लैम्डास को या फीचर्स को या सैम्पल्स को फिक्स करने की कोशिश करेंगे तो उस पर हमें एक टाइम तो लगेगा, लेकिन उसका फ़ायदा एट दी एंड जो है वो ये है कि हमें ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। तो डायग्नोस्टिक कैन टेक टाइम टू इम्प्लीमेंट, इस पर टाइम ज़रूर लग सकता है इस अमल पे कि जिसमें आप इन चीज़ों को देखते हैं, बट डूइंग सो कैन बी अ वेरी गुड यूज़ ऑफ योर टाइम। एट दी एंड हमें उसका फ़ायदा जो मिलेगा उसके अंदर हम देखेंगे कि वो टाइम जो हमने स्पेंड किया था डायग्नोस्टिक में वो ज़ाया नहीं गया। तो ये हमें यूजुअली करना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने हाइपोथेसिस के हवाले से बात करेंगे कि हम अपने हाइपोथेसिस को किस तरह से इवेलुएट करेंगे। उसके हवाले से हम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट दो तीन पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। ओके अगर आप यहाँ पे अगर मैं लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहा हूँ तो अगर मैं यहाँ पे सपोज़ इस प्रॉब्लम को देखूँ तो जो मेरा हाइपोथेसिस है, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास एक ही फ़िलहाल फ़ीचर है डेटा के अंदर साइज़, और उस पर हम प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा हाइपोथेसिस है उसमें आप देखें कि काफ़ी स्क्वायर टर्म भी है, क्यूबिक भी है और पावर 4 डिग्री 4 टर्म भी इसमें मौजूद है, यानी जो इसे काफ़ी एक कह लें कि इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड करता है ताकि हम एक नॉन लीनियर और काफ़ी फ्लेक्सिबल कर्व जो है इसके बदले में हमें मिल सके। तो अगर मैं कोशिश करता हूँ इस तरह का हाइपोथेसिस इम्प्लीमेंट करने के लिए, जबकि वैसे आप देख रहे हैं कि इस डेटा के ऊपर शायद हमें, जैसे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, शायद इसके ऊपर हमें एक स्क्वायर्ड या स्क्वायर रूट के साथ जो हमारा हाइपोथेसिस था वो इस पे ज़्यादा अच्छा काम कर रहा हो। लेकिन चूंकि जो हम यहाँ पे इस वक्त हाइपोथेसिस यूज़ कर रहे हैं डिग्री 4 के साथ, ये जो है इसको ओवर फिटिंग की तरफ लेके जाएगा और इसमें हमें शायद कुछ इस तरह का एक मॉडल मिले जो इस हर पॉइंट में से पास तो हो और ट्रेनिंग एरर को बहुत कम करवा दे, लेकिन वो टोटली इसको उन डिटेल्स को भी लर्न कर ले जो डिटेल्स बाद में जनरलाइज ना हो सकें, क्योंकि एक्चुअली जो हाउस की प्राइस है वो सिर्फ़ और सिर्फ साइज़ पर डिपेंडेंट नहीं होती, और भी फीचर्स इन्वॉल्व होते हैं। बट लेट्स सपोज के हमने जो उस वक़्त फ़ीचर सेट आइडेंटिफाई किया उसमें सिर्फ एक ही फ़ीचर था और उसके मुताबिक हमने अपने मॉडल को इस पर फिट कर दिया। तो इसके अंदर अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि तो ये फेल हो जाएगा, जनरलाइज नहीं कर पाएगा जब आप इसे ऐसे सैम्पल्स पर रन करेंगे जो ट्रेनिंग सेट में नहीं थे, मतलब न्यू सैम्पल्स जिन्हें टेस्ट सैम्पल्स कहते हैं। तो ये ओवरफिटिंग का जो प्रॉब्लम है वो इसमें आएगा, और ज़ाहिरी बात है कि एक्चुअली बहुत सारे और फीचर्स जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ़ बेडरूम्स, नंबर ऑफ़ फ्लोर्स, एज ऑफ हाउस,
तो अगर इस तरह हम ओवरफिटिंग की तरफ जाएंगे, यानी हमारा मॉडल, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हुए हैं, जब ओवरफिट होता है किसी भी वजह से, फीचर्स को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई ना कर पाने की वजह से, या मॉडल आपने काफ़ी जो है उसमें काफ़ी डिग्री ऑफ फ्रीडम मौजूद है, तो फिर हम जब ओवरफिटिंग की तरफ जाते हैं तो उसको फिर जनरल, तो इसके लिए फिर एक बड़ी अच्छी अप्रोच है जी, एक बड़ा अच्छा तरीका है, वो ये कि आपके पास जो डेटा सेट आए, आप उस डेटा सेट को अपने पास ही दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, बजाय इसके कि अब आप अपने सारे डेटा सेट पर ट्रेनिंग कर लें और आप वेट करें कि अब इसको हम लॉन्च करें और इसको रियल कह लें इन्वायरमेंट में जाके टेस्ट करें, और वहाँ पे जाके पता चले कि नहीं हमारा मॉडल जो है वो तो ओवरफिटेड है और उसके वहाँ पे परफॉर्मेंस ख़राब आए। तो उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि आपके पास जो डेटा सेट है उस डेटा सेट को आप डिवाइड कर लें इन टू पार्ट्स। एक को आप कह दें ट्रेनिंग और एक को आप कह दें टेस्ट सेट। तो जो ट्रेनिंग सेट है उसको आप इस्तेमाल करें अपने ट्रेनिंग के अमल के दौरान, जबकि टेस्ट सेट के किसी भी सैंपल को इस्तेमाल ना करें। उसे सिर्फ आप तब यूज़ कीजिए जब आपने ये देखना हो कि मॉडल अब ट्रेन हो गया है और अब आपने चेक करना है कि कितनी अच्छी जनरलाइजेशन की एबिलिटी इसके अंदर मौजूद है। उसके लिए फिर आप उसको उस पार्ट ऑफ डेटा सेट के ऊपर टेस्ट करें। यानी कैसे कि ये आप देखिए कि मैंने इसको अप्रॉक्सीमेटली जो भी मेरे पास सैम्पल्स हैं, अगर मैंने काउंट करूं तो ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 सैम्पल्स पर मुश्तमिल डेटा सेट है जी। तो अगर मैं ऐसे करूं कि इसके दो हिस्से बनाऊं, 70% जो डेटा पॉइंट्स हैं उनको मैं एक पार्ट एक हिस्से में ले जाऊं और 30%, अच्छा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने हमेशा इसी रेशो के साथ इसको डिवाइड करना है। आप 70-30 भी कर सकते हैं, 75-25 भी कर सकते हैं, आप 65-35 भी कर सकते हैं। आप वो कोई उस पर फिलहाल कोई किसी किस्म का कोई एक स्ट्रिक्ट डेफिनेशन मौजूद नहीं है। तो इन दिस केस हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जो 70% पार्ट है, जो ज़्यादा हिस्सा है, उसको हम कह देंगे कि ये हमारा ट्रेनिंग सेट है। तो इसको हम ट्रेनिंग सेट कह देंगे और इस ट्रेनिंग सेट को हम यूज़ करेंगे अपने मॉडल की ट्रेनिंग के लिए। यानी इन 7 सैम्पल्स पे या इन 70% सैम्पल्स के ऊपर हम ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है जी। और बाकी और ये जो हमारे पास 70% सैम्पल्स हैं, ये आप समझ लें कि इनकी जितनी भी तादाद है, जब ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो हम m को उसके बराबर एज्यूम करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने एरर फंक्शन में भी और ग्रेडियंट डिसेंट में भी, अपडेट रूल में भी m को यूज़ करना होता है। तो अगर मेरे पास टोटल 10 सैम्पल्स थे और उसमें से 7 मैंने ट्रेनिंग के लिए लिए हैं, तो अब मेरे पास ट्रेनिंग के अमल के दौरान जब मुझे एरर कंप्यूट करना होगा या वेट अपडेट करने के लिए m की वैल्यू पुट करनी होगी, तो मैं m को इसके अंदर 7 के इक्वल एज्यूम करूँगा जी, ठीक है, इन दिस केस, क्योंकि मेरे पास 7 सैम्पल्स हैं फॉर ट्रेनिंग। तो मैं ये एज्यूम करूँगा कि मेरे पास डेटा सेट में हैं ही 7 सैम्पल्स फॉर ट्रेनिंग। और उसके बाद फिर जब मैं मॉडल फिट हो जाए, मॉडल आपका जो है वो उसके पैरामीटर्स की वैल्यूज़ आपको मिल जाएं, फाइनल वैल्यूज़ जिन पे वो मॉडल जो है अपनी परफेक्ट पोजीशन पे पहुंच जाए, तो फिर आप रिमेनिंग जो आपके पास 30% सैम्पल्स हैं, उन सैम्पल्स के ऊपर अब आप टेस्ट करके देखें कि उस पर एरर क्या आता है, ठीक है जी। आपने एक तो आपने एरर कंप्यूट किया, जिसको मैं कह देता हूँ जे ट्रेन, ट्रेनिंग डेटा के ऊपर आपने जो एरर कंप्यूट करना था उसे मैं कह देता हूँ जे ट्रेन, वो आपने कंप्यूट कर लिया इन 70% सैम्पल्स के ऊपर। और आप ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग प्रोसेस ये कंप्यूट करते रहे और फाइनली जब आपके पैरामीटर्स ट्यून हो गए, ट्रेनिंग का अमल कंप्लीट हो गया, उस वक्त फाइनल एरर जो आपका आया, उस एरर को मैं कह रहा हूँ कि फाइनलाइज्ड जे ट्रेन एरर। उसके बाद आपने टेस्ट डेटा के जो रिमेनिंग सैम्पल्स थे, जिनको आपने ट्रेनिंग के अमल में बिल्कुल यूज़ नहीं किया, उसके ऊपर अब आप दोबारा से एरर कंप्यूट करेंगे। और अब इस वक्त जो आप m की वैल्यू या m टेस्ट की वैल्यू एज्यूम करेंगे, वो इन दिस केस क्या होगी, अब यहाँ पे आप जो m को एज्यूम कर रहे हैं जी, ये 3 होगा इन दिस एग्जांपल, क्योंकि अब आपके उधर 3 सैम्पल्स हैं या 30% सैम्पल इस केस में 3 बन रहे हैं, तो m की वैल्यू इन दिस केस 3 होगी। तो अब आप इसके हिसाब से एरर कंप्यूट करेंगे। इस एरर को मैं कह देता हूँ जे टेस्ट,
और फिर आप इसे कंपेयर करके देख सकते हैं कि क्या ट्रेनिंग एरर जो है वो बहुत कम है और टेस्ट एरर कहीं हाई तो नहीं है। अगर ऐसा है तो इट मीन्स कि आप ओवर फिटिंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग पे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, एरर बहुत कम है, लेकिन जैसे ही आपने उसे टेस्ट डेटा पे जाके चेक किया तो वहाँ पे एरर काफ़ी हाई हो गया। तो ये एक ओवर फिटिंग की इलामत है। तो ये हमारे पास अब एक तरीका आ गया कि बजाय इसके कि ट्रेनिंग करके और फिर उससे रियल टाइम एनवायरनमेंट में चेक किया जाए, आप अपने ही डेटा सेट के ऊपर ये काम कर सकते हैं कि आप अपने डेटा सेट को दो हिस्सों में डिवाइड करें, एक पर ट्रेनिंग करें और दूसरे पर टेस्ट करें। लेकिन टेस्ट वाले सैम्पल्स को आप ट्रेनिंग के अमल में इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो ट्रेनिंग के लिए आपके टोटल सैम्पल्स की तादाद वही होगी जो ट्रेनिंग के लिए रखे हैं, और जब आप टेस्ट करेंगे तो टेस्ट के लिए टोटल सैम्पल्स की तादाद वही होगी जो आपने टेस्ट डेटा के लिए या टेस्ट वाले पोर्शन के लिए एज्यूम की है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात थी जी। इसको फिर आगे हम लेके चलेंगे अब। ओके, लीनियर रिग्रेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे वही पॉइंट है जो मैं पिछली स्लाइड में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर आपने टेस्ट एरर निकालना है तो आपने टेस्ट सैम्पल्स को यूज़ करना है, और जितनी तादाद होगी टेस्ट सैम्पल्स की उतनी ही वैल्यू यहाँ पे टेस्ट एम की होगी। और मैं इसी वजह से यहाँ पे एम को एम टेस्ट कह रहा हूँ, क्योंकि ये वो एम नहीं है जो आप पूरे डेटा सेट में टोटल नंबर ऑफ़ सैम्पल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। और इसी तरह से जब आपने ट्रेनिंग के लिए एरर निकालना होगा तो वहाँ पे एम की वैल्यू वो होगी जो आपने ट्रेनिंग के सैम्पल्स की टोटल तादाद है। उसे बेशक एम ट्रेन कह दें, तो यहाँ पे एम को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। बाकी आप ये एरर फंक्शन देख सकते हैं कि एग्जैक्टली वही है, सिर्फ हर यानी एक्स के साथ भी यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ है, वाई के साथ भी टेस्ट लिखा हुआ है, एम के साथ भी टेस्ट लिखा हुआ है, जे के साथ भी टेस्ट लिखा हुआ है। बेसिकली इससे मुराद ये है कि ये वो सैम्पल्स हैं जो आपने टेस्ट सैम्पल के लिए टेस्ट पोर्शन के लिए असाइन किए थे डेटा सेट के अंदर, और उनकी आउटपुट जो है उसे आप वाई टेस्ट कह रहे हैं। एम टेस्ट मतलब टोटल नंबर ऑफ़ टेस्ट सैम्पल्स, और जे टेस्ट का मतलब कि जो एरर आपने टेस्ट सैम्पल्स के लिए कंप्यूट किया। तो ये एक थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ट्रेनिंग सेट के ऊपर जो एरर है और जो टेस्ट सेट के ऊपर एरर है, उन दोनों के बीच एक डिफरेंस है। ओके, अगर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करें तो इसमें आपको याद है कि हमारा एरर फंक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में एरर फंक्शन हमने कुछ यूँ फॉर्मुलेट किया था, और ये अगेन वही वाला एरर फंक्शन है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे मेंशन इसलिए किया गया है कि अगर टेस्ट सेट की बात होगी तो फिर आपको ये एक याद रखना होगा कि जो भी एक्स आप यूज़ कर रहे हैं या उससे मुतल्लिका उसकी आउटपुट वाई को आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये वो सैम्पल्स हैं जो टेस्ट सेट में से लिए गए। ठीक है जी, और ये एम भी टेस्ट सेट का है। तो ये बस वही डिफरेंस है जो पीछे लीनियर रिग्रेशन के केस में भी डिस्कस किया गया है कि जो टेस्ट है यहाँ पे बेसिकली मेंशन कर रहा है या इस बात को एंडोर्स कर रहा है कि यहाँ पे टेस्ट सैम्पल्स की बात हो रही है, यानी आपने अपने डेटा सेट को दो डेटा सेट्स में यूँ समझ लें आसान लफ्ज़ों में तकसीम कर दिया हुआ है। एक पर ट्रेनिंग कर रहे थे और दूसरे पर टेस्ट। ठीक है जी, तो जिसके लिए भी एरर निकालना होगा उसी के मुतल्लिका फिर आप एम की वैल्यू और एक्स और वाई की वैल्यू आप उसमें से लेंगे। अलबत्ता एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्लासिफिकेशन जो एरर है, यहाँ पे मिस क्लासिफिकेशन एरर, जो कि थोड़ा सा अगर आप रिग्रेशन से हट के बात करते हैं तो एक तो एरर वो है जो आप ऊपर इस फॉर्मूला से कंप्यूट कर रहे हैं, तो ये एक फ्लोटिंग पॉइंट में आपके पास जवाब आ जाता है। लेकिन अगर आपने मिस क्लासिफिकेशन एरर निकालना हो तो फिर इसका तरीका ये है कि आपको ये बताना होगा कि आपके सपोज़ अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 100 सैम्पल्स हों टेस्ट सेट में या ट्रेनिंग में, अगर ट्रेनिंग के लिए आपने निकालना है या अगर टेस्ट के लिए निकालना है, तो अगर सपोज़ टेस्ट सेट के लिए आपने ये मिस क्लासिफिकेशन एरर निकालना है तो ये थोड़ा सा उस टेस्ट एरर से उस एरर से डिफरेंट होगा जो ऊपर आप देख रहे हैं जे टेस्ट के नाम से। और मिस क्लासिफिकेशन एरर इस तरह से हम लेंगे कि अगर 100 सैम्पल्स थे तो उन 100 में से कितने ज़ीरो क्लास को बिलोंग कर रहे थे और कितने 1 क्लास को बिलोंग कर रहे थे।
और उसमें से आपने कितने ज़ीरो क्लास वाले गलत प्रेडिक्ट किए और आपने वन क्लास वाले कितने गलत प्रेडिक्ट किए, उन दोनों को जमा कर दें तो ये आपके पास मिस क्लासिफिकेशन एरर है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल 100 टोटल सैम्पल्स थे और उसमें से 40 ऐसे थे जो ज़ीरो क्लास को बिलोंग कर रहे थे और 60 ऐसे थे जो वन क्लास को बिलोंग कर रहे थे। तो जो 40 ज़ीरो क्लास वाले थे उसमें से आपने 30 सही प्रिडिक्ट कर लिए, 10 के बारे में आपकी प्रिडिक्शन गलत थी, तो 10 वो जमा। बाकी जो 60 थे वन क्लास वाले उसमें से आपने सपोज 45 सही प्रिडिक्ट किए, 15 गलत प्रिडिक्ट किए, तो 15 वो, तो 10 जमा 15 25। तो 100 में से टोटल आपने 25 मिस प्रिडिक्ट किए हैं, मिस क्लासीफाई किए हैं। ठीक है, तो मिस क्लासिफिकेशन एरर इन दिस केस क्या होगा 25। तो दूसरे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में, टोटल आपके पास जितने भी टेस्ट सैम्पल्स हैं उनमें से जितने आपने गलत प्रिडिक्ट किए हैं वो जो तादाद है वो बेसिकली मिस क्लासिफिकेशन एरर कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें तो एरर के नाम से जो हमने फंक्शन बनाया है इसको आप दो चीज़ें दे रहे हैं, एक हाइपोथेसिस दे रहे हैं जी जो आपका जवाब आया आपके एक्टिवेशन फंक्शन का, और आखिरी यानी आउटपुट जो भी आपकी आई है उसके मुताबिक, और वाई वो आउटपुट है जो आपको डेटा सेट में गिवन थी। ठीक है जी, और अब आपने ये देखना है कि अगर वाई जो असल आउटपुट जो उस डेटा सैंपल की थी वो थी फ़र्ज़ करें ज़ीरो, कि वो डेटा सैंपल जो था वो ज़ीरो क्लास को बिलोंग कर रहा था मिसाल के तौर पे, जबकि आपका हाइपोथेसिस आ गया ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0.5। तो जब आपका हाइपोथेसिस का जवाब 0.5 से ऊपर या उसके बराबर आता है तो आप क्या क्लास प्रेडिक्ट करते हैं 1। अब आपकी प्रिडिक्शन है 1, असल उसकी जो जवाब है वो है 0, तो ये आप गलत प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो अब अगर ऐसा है तो फिर इस एरर फंक्शन का जवाब होगा 1। ठीक है जी, इसी तरह से अगर असल क्लास y जो थी वो थी 1 और आपकी प्रिडिक्शन आ गई लेस दैन 0.5, तो जब 0.5 से लेसर हो तो आपका जवाब, आपकी क्लास जो आप प्रिडिक्ट करते हैं वो होती है 0। तो अब आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं 0 क्लास, असल क्लास 1 है, तो अगर ऐसा हो तब भी आपने आउटपुट देनी है 1। ठीक है जी, ये और लिखा हुआ है कि या ये वाला केस हो या ये वाला केस हो, तो दोनों, इन दोनों सूरतों में यानी या असल क्लास 0 हो और आप 1 प्रिडिक्ट कर रहे हैं, या असल क्लास 1 हो और आप 0 प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो आप इसकी कॉस्ट ऐड करेंगे 1। लेकिन अगर आपकी अदरवाइज़, मतलब दूसरे केस में अगर 0 क्लास थी और आप भी 0 प्रिडिक्ट कर रहे हैं, या 1 क्लास थी और आप भी 1 प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप कॉस्ट में यानी फिर आप इसकी कॉस्ट 0 कंसीडर करेंगे क्योंकि आपकी प्रिडिक्शन ठीक है। ये हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो जब जब हम गलत प्रिडिक्ट करेंगे हम 1 कॉस्ट उसमें उसकी 1 कॉस्ट कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से तमाम एम सैम्पल्स के लिए, तमाम टेस्ट सैम्पल्स के लिए हमने ये एक समेशन लगा दी और हर टेस्ट सैंपल के लिए हमने ये एरर कंप्यूट किया, ये वाला एरर, ये वाला एरर है। तमाम टेस्ट सैंपल्स के लिए हमने ये एरर कंप्यूट किया, तो ज़ाहिरी बात है जितनी मिस प्रेडिक्शंस होंगी उतने का ये समेशन हमें उतनों को सम कर देगी। अगर सपोज 100 में से 25 गलत प्रेडिक्ट किए हैं तो इसका जवाब आ जाएगा 25। ठीक है जी, और फिर उसका मीन लेने के लिए टोटल नंबर ऑफ़ टेस्ट सैंपल से आप डिवाइड कर देते हैं क्योंकि ये एक मीन लेगा उस एरर का। तो अगर 100 में से 25 गलत हैं तो आप 25 को 100 से तकसीम कर देंगे तो 0.25 आपका ये एरर आ जाएगा। ठीक है जी, ये बेसिकली अब मिस क्लासिफिकेशन एरर कहलाएगा जो कि हमारे इस एरर से डिफरेंट है जो कि हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो एरर है ये कंटिन्यूस वैल्यू आपको जवाब में देगा उस तरह से, जबकि ये आपके टोटल नंबर ऑफ़ मिस क्लासिफिकेशंस को जमा कर लेगा और अगर आपने उसकी मीन निकालनी है तो टोटल नंबर ऑफ़ सैंपल से डिवाइड कर देगा। तो ये एक सेकंड टाइप ऑफ एरर है जी जो यूज़ करते हैं हम फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स, यानी ये रिग्रेशन प्रॉब्लम्स के लिए नहीं हम यूज़ करते बल्कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ मॉडल सिलेक्शन। अब एक बड़ा कॉमन सा, बड़ी हम बार बार एक बात करते चले आ रहे हैं कि जी मॉडल का कैसे पता चले, हमें कौन सा मॉडल, हाइपोथेसिस जब हमने चूज़ करना है तो क्या हमें लीनियर लेना है, क्या हमने स्क्वायर्ड लेना है, क्या हमने क्यूबिक मॉडल लेना है, ये हम कैसे डिसाइड करें।
कि या हमने डिग्री 4 मॉडल लेना है, क्योंकि अब अगर हम हाई डिग्री मॉडल पर चले गए तो ओवर फिटिंग हो जाएगी, लो डिग्री मॉडल पर चले गए तो अंडर फिटिंग हो जाएगी। तो ये कैसे डिसाइड करें कि किस मॉडल को हम यूज़ करें फॉर फॉर आर प्रॉब्लम, वेदर द प्रॉब्लम इज़ ऑफ रिग्रेशन प्रॉब्लम और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो ये एक हमारे लिए अब एक ओपन क्वेश्चन था। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि मॉडल को हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो है वही एग्ज़ाम्पल ऑफ ओवरफिटिंग जो ऑलरेडी आप हम बार बार देख चुके हैं कि अगर मेरे पास सपोज़ अगर कुछ डेटा है जिसको मैंने प्लॉट किया हुआ है और उस पर मैं एक थोड़ा सा हायर डिग्री मॉडल फिट करता हूँ, तो फिर जो ये फिटिंग है ये मुझे ओवर फिटिंग की तरफ लेके जाएगी। ठीक है जी। और इस तरह का जो एरर होता है वो ट्रेनिंग सेट के ऊपर तो बहुत कम होता है, लेकिन फिर जब आप इसे टेस्ट सेट के ऊपर चेक करते हैं तो वहाँ पे ये एरर काफ़ी हाई हो जाता है। और उसकी वजह भी क्या है कि जब आप टेस्ट सेट के ऊपर उसे चेक करते हैं तो उस एरर के हाई होने की वजह क्या है, क्योंकि आपने ऐसी डिटेल्स को लर्न कर लिया हुआ है जो कि स्पेसिफ़िकली उस डेटा ट्रेनिंग डेटा के हवाले से तो थी, लेकिन वो जनरली वो पूरी उस प्रॉब्लम को उस तरह से रिलेट नहीं कर रही थी। तो लिहाजा ये जो अननेसेसरी डिटेल्स को लर्न कर लेना है उसकी वजह से ये ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अब हम कैसे मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका एक तरीका डिस्कस किया गया है कि अगर हम एक या दो हाइपोथेसिस की बजाय हम मल्टीपल हाइपोथेसिस एक ही वक्त में एज्यूम कर लें। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 10 डिफरेंट हाइपोथेसिस बना लिए अपनी उस प्रॉब्लम के लिए। पहला हाइपोथेसिस जो हमने एज्यूम किया वो एक लीनियर हाइपोथेसिस है, डिग्री 1 हाइपोथेसिस। जो सेकंड हाइपोथेसिस है ये डिग्री 2 हाइपोथेसिस है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी या डिग्री ऑफ फ्रीडम थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइपोथेसिस नंबर 1। इसी तरह से हाइपोथेसिस 3 जो है ये डिग्री 3 हाइपोथेसिस है। और इसी तरह से हमने 10 डिग्री तक 10 डिफरेंट हाइपोथेसिस ले लिए। अब अलग अलग इन हाइपोथेसिस के साथ इंडिपेंडेंटली हमने अपने मॉडल के की ट्रेनिंग की, अपने डेटा सेट के ट्रेनिंग सेट के ऊपर। जब हमने ट्रेनिंग सेट के ऊपर इन 10 की मदद से सारी वो ट्रेनिंग कर ली, तो फिर हमने और हर एक मॉडल के अगेंस्ट हमें एक पैरामीटर्स की एक थीटास की हमें एक कह लें कि ट्यून्ड वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। यानी ये जो मॉडल है इसने हमें एक थीटा, मैं इसे कह देता हूँ 1। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास बेसिकली थीटा 0 और थीटा 1, ये दो थीटास हमारे पास हैं। तो इसने हमें ट्यून करके दे दिए कि ये पैरामीटर्स जो हैं इनकी ये ट्यून्ड वैल्यूज़ हैं। इसी तरह से ये एक हाइपोथेसिस है, ये थीटा 2 मैं इसे कह देता हूँ। ठीक है जी। और इसके अंदर हमारे पास अब तीन बेसिकली पैरामीटर्स हैं, थीटा 0, थीटा 1 एंड थीटा 2। ठीक है जी। इसी तरह से रिमेनिंग हमने जितने भी हाइपोथेसिस हैं उनके थीटास को ट्यून कर लिया ऑन ट्रेनिंग सेट, लेकिन इनका आपस में ये टोटली इंडिपेंडेंट हैं, किसी किस्म का कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंस नहीं है। फिर हमने जब इनकी ट्रेनिंग कर ली तो फिर हमने इन सब का अलग-अलग टेस्ट एरर कंप्यूट किया। यानी थीटा 1 के अगेंस्ट हमने देखा टेस्ट एरर क्या आ रहा है, थीटा 2 के अगेंस्ट देखा टेस्ट एरर क्या आ रहा है, थीटा 3 के अगेंस्ट देखा टेस्ट एरर। यानी ये डिफरेंट डिग्रीज़ के जो हमने हाइपोथेसिस बनाए हैं इन सब के अगेंस्ट हमने जो ट्यून थीटाज आए उनके लिए हमने टेस्ट एरर निकाल दिया। अब जाहिर सी बात है कि जिस पे हमें टेस्ट एरर सबसे कम मिलेगा हम ये समझेंगे कि वो बेस्ट रिज़ल्ट है, क्योंकि ऐसा होगा कि जब हम एक बेस्ट कह लें कि डिग्री ऑफ जो एक मॉडल रिक्वायर्ड है उससे आगे हम थोड़ी इंक्रीज़ करेंगे डिग्री को, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उसके रिज़ल्ट में हमें ओवर फिटिंग की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, और अगर उससे नीचे आएंगे तो हम अंडर फिटिंग की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो जब मैंने ये कंपेयर किया तो सपोज़ जो डिग्री 5 मॉडल था उसके ऊपर मुझे टेस्ट एरर सबसे बेहतर मिला। यानी कि अगर मैंने जब डिग्री 6 को देखा तो उस पर ओवर फिटिंग स्टार्ट हो गई, यानी कि डिग्री 6 पर मैंने देखा कि एरर टेस्ट एरर बढ़ गया, जबकि ट्रेनिंग एरर जो है वो डिग्री 5 से भी कम है।
तो मुझे तो टेस्ट एरर से कंसर्न है। जब मैंने डिग्री 7 को देखा तो उसमें टेस्ट एरर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, लेकिन ट्रेनिंग एरर और ज़्यादा कम हो गया। तो बेसिकली ट्रेनिंग एरर जो है वो तो कम होता चला जाएगा डिग्री इंक्रीज़ करने से। यानी मैं अगर इसको यहाँ प्लॉट करूँ, इस तरफ मैं कह दूँ कि जी मेरे पास डिग्री है, इस तरफ मेरे पास डिग्री है अगर, और इस तरफ मेरे पास है एरर जे। तो जो ट्रेनिंग, मैं रेड कर्व जो है सपोज वो मैं ट्रेनिंग के लिए बना रहा हूँ, तो जैसे जैसे डिग्री इंक्रीज़ होगी ये एरर कम होता चला जाएगा जी, इस तरह से, ठीक है। और लेकिन जो मेरे पास मैं ग्रीन कलर में जो कर्व बना रहा हूँ, अब ये मुझे बताएगी टेस्ट जो एरर है उसके हवाले से, कि शुरू में जब डिग्री कम थी तो टेस्ट एरर भी हाई ही होगा। जैसे ट्रेनिंग एरर हाई है, कम डिग्री पे टेस्ट एरर भी हाई होगा। और जैसे जैसे आप डिग्री इंक्रीज़ कर रहे होंगे टेस्ट एरर भी डिक्रीज़ हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद एक ख़ास टाइम के बाद आपने डिग्री मज़ीद इंक्रीज़ करना शुरू की तो टेस्ट एरर बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि इस तरफ जब आप जा रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं, ओवरफिटिंग। क्योंकि अब जो मॉडल है वो ओवरफिटिंग की तरफ जाना शुरू हो गया है, और ओवरफिट होने की वजह से अब ट्रेनिंग एरर तो और कम होता चला गया डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ने से, लेकिन ओवरफिटिंग यानी टेस्ट एरर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पे कहीं करके जो आइडियल जगह है, सपोज उस पर मैं कह देता हूँ उस वक्त उसकी वैल्यू है डिग्री 5। यहाँ पे डिग्री 5 के ऊपर जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, हमें ये रिक्वायर्ड, हमने इन पर जाना है। हमने ये नहीं देखना कि डिग्री बढ़ाने से टेस्ट एरर तो ट्रेनिंग एरर तो और कम हो रहा है, रेड कलर में जो कर्व है, लेकिन ट्रेनिंग एरर कम हो रहा है पर टेस्ट एरर तो बढ़ रहा है, और हमने तो टेस्ट एरर को देखना है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि भाई ये एक बेस्ट पोजीशन है, यहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए। तो मैंने 10 डिफरेंट हाइपोथेसिस लिए, हर हाइपोथेसिस से ट्रेनिंग की, और हर एक के अगेंस्ट जो ट्रेंड थीटास थे उन पे मैंने टेस्ट एरर निकाला। तो जिस पर मुझे सबसे कम टेस्ट एरर मिला वो मैंने रिपोर्ट किया, या जिसके बाद टेस्ट एरर इंक्रीज़ होना शुरू हो गया मैंने वो रिपोर्ट किया कि जी ये मेरे पास बेस्ट मॉडल है। तो ये एक तरीका है मॉडल को सिलेक्ट करने का। तो हाउ वेल डज द मॉडल जनरलाइज रिपोर्ट टेस्ट एरर, ठीक है। अब आपने बताना है, आपने रिपोर्ट करना है कि जी जो मॉडल मैंने बनाया है ये या सिलेक्ट किया है ये कितना अच्छा जनरलाइज हो सकता है, तो उसके लिए आप उसका टेस्ट एरर रिपोर्ट कर दें, ठीक है जी। अलबत्ता यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि जो टेस्ट एरर आप रिपोर्ट करेंगे वो असल में जनरलाइजेशन एरर नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी एक ऑप्टिमिस्टिक एस्टीमेट है जनरलाइजेशन एरर का। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो वो भी एक तरह से वो भी आपने इन्वॉल्व कर दिया है, यानी वो डिग्री की बुनियाद पर आप उसे सिलेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वो एक एग्जैक्ट कंप्लीटली जनरलाइजेशन एरर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप उसे डिग्री के थ्रू सिलेक्ट कर रहे हैं। एक तरह से वो डिग्री के साथ रिलेटेड है, डिग्री पर डिपेंडेंट हो गया। हमें एक जो फाइनल एरर रिपोर्ट करना चाहिए वो किसी भी तरह से किसी भी पैरामीटर के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, वो टोटली एक इंडिपेंडेंट एस्टीमेट होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो एक जनरलाइजेशन एरर है। तो लिहाजा यहाँ से हमें एक इंट्यूशन मिल रहा है कि हमारा जो ऑल्दो के जो मॉडल हमने सेलेक्ट किया है, ये मॉडल जो है ये यानी जो हाइपोथेसिस हमने फाइनलाइज किया है या मॉडल सेलेक्ट किया है ये बेस्ट है, इस पर ही हमें रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। लेकिन हम जो टेस्ट जिसको हम कह रहे हैं ना कि ये टेस्ट एरर है या ये जनरलाइजेशन एरर है, वो एक रिलायबल या वो एक कह लें कि जो एरर आप रिपोर्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली वो एरर नहीं होगा जो रियल इन्वायरमेंट में जब आप मॉडल को लॉन्च कर देंगे तो जो एरर आएगा उससे इसमें कुछ डिफरेंस होगा। क्योंकि ये जो एरर है ये थोड़ा सा बायस्ड है, ये थोड़ा सा एक ऑप्टिमिस्टिक एस्टीमेट है, इसमें आप डिग्री को इन्वॉल्व कर रहे हैं और उससे वो डिसाइड कर रहे हैं, तो उसे टोटली हर चीज़ से इंडिपेंडेंट होकर कंप्यूट होना चाहिए। तो फिर इस तरह का काम करने के लिए फिर हम अपने डेटा सेट का 2 की बजाय 3 हिस्से बना देते हैं। एक पर हम ट्रेनिंग करते हैं, एक के ज़रिए से हम ये डिग्री वाला बेस्ट डिग्री वाला मॉडल जो है ये सिलेक्ट करते हैं,
और फिर जो तीसरा है उस तीसरे के ऊपर हम एरर कंप्यूट करके कहेंगे जी ये फाइनलाइज टेस्ट एरर है। तो टू एड्रेस द प्रॉब्लम विच वी डिस्कस्ड ऑन प्रीवियस स्लाइड, अब हम ये कर सकते हैं कि हम अपने डेटा सेट को दो की बजाय तीन हिस्सों में अब डिवाइड करेंगे, और कुछ इस तरह से कि एक ख़ास पोर्शन को हम नाम देंगे कि ये ट्रेनिंग डेटा है जिस पर हम मॉडल को ट्रेन करेंगे, और फिर हम सेकंड पोर्शन को नाम देंगे कि ये हमारे पास क्रॉस वैलिडेशन सेट है जिसकी मदद से हम डिग्री सिलेक्ट करेंगे कि किस डिग्री पर कम के हाइपोथेसिस पर हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिल रहे हैं उस क्रॉस वैलिडेशन डेटा के ऊपर। और फिर फाइनली एक सेट ऑफ सैम्पल्स हम रखेंगे जिन्हें हम टेस्ट सेट कहेंगे, और जिसके लिए हम एक्चुअली फाइनली जनरलाइजेशन एरर मेजर करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे ये वो एरर होगा जो एक्चुअली जब हमारी एप्लीकेशन रियल टाइम एनवायरनमेंट में जाके चलेगी तो वहाँ पे जो एरर हमें मिलेगा। यानी इसमें हम कुछ यूँ कर सकते हैं कि सपोज 3 and 3 6, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम 60% जो अपना डेटा है, ठीक है जी, ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर ट्रेनिंग। ठीक है जी, ये बेसिकली ये जो सैम्पल्स हैं ये हम ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, और इसमें जो m है ये m नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग सैम्पल्स हैं। जैसे कि इन दिस केस m इज़ इक्वल टू 6 आउट ऑफ 10, मैंने 60% सैम्पल्स ट्रेनिंग के लिए रिज़र्व कर लिए। उसके बाद जो फर्दर 20% सैम्पल्स हैं इनको मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास क्रॉस वैलिडेशन सेट है। ठीक है जी, ये वो सेट है इसमें जो CV फॉर क्रॉस वैलिडेशन, तो MCV की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूँ क्योंकि आउट ऑफ 10 मैं दो सैम्पल्स को क्रॉस वैलिडेशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें फिर ये होगा कि जैसे ही मैं 10 या काफ़ी सारे हाइपोथेसिस के साथ, डिफरेंट हाइपोथेसिस के साथ ट्रेनिंग करूँगा अपने डेटा पर ट्रेनिंग सेट को यूज़ करते हुए, तो हर हाइपोथेसिस जब ट्रेन हो जाएगा और मुझे ट्रेंड थीटास की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, तो फिर उन ट्रेंड या ट्यून्ड थीटास के ज़रिए फिर क्रॉस वैलिडेशन सेट के ऊपर हम एरर कंप्यूट करेंगे, और हम देखेंगे कि किस हाइपोथेसिस पे हमें सबसे बेहतर या सबसे कम एरर मिल रहा है। और वो जो एरर हम जो सबसे कम एरर हमें जिस पर्टिकुलर डिग्री के हाइपोथेसिस पे मिलेगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, और फाइनली फिर उस हाइपोथेसिस को लेके जो रिमेनिंग हमारे पास 20% सैम्पल्स हैं जिसको कि मैं टेस्ट सेट कह रहा हूँ, उसके ऊपर मैं जो एरर है कंप्यूट करूँगा, और वो हमारा एक्चुअली जनरलाइजेशन एरर होगा जो कम्प्लीटली अक्कासी करेगा उस एरर की जो आप एक रियल इन्वायरमेंट के ऊपर जाके चेक करेंगे। तो इसका साइज़ भी इन दिस केस मैं 2 सैम्पल्स इसके लिए रिज़र्व कर रहा हूँ। तो यूँ हम अपने डेटा सेट को 3 हिस्सों में तकसीम करके, और एक पर ट्रेनिंग करेंगे, एक की मदद से मॉडल सेलेक्ट करेंगे, और फिर एक पर हम फाइनल एरर कंप्यूट करके उसे जनरलाइजेशन एरर कहेंगे कि जी ये हमारे मॉडल का जनरल। तो यूँ हमारे पास बेसिकली एरर फंक्शन तो खैर एक ही है, लेकिन चूँकि हम 3 डिफरेंट हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं अपने डेटा सेट को, तो जब हम ट्रेनिंग डेटा के ऊपर एरर कंप्यूट करेंगे तो हम उसे ट्रेनिंग एरर कहेंगे, और ट्रेनिंग एरर में फॉर्मूला सेम वही है, सिर्फ उसमें सैम्पल्स हम वो यूज़ कर रहे होंगे जो ट्रेनिंग सेट में से ले रहे होंगे हम, और उसमें m का साइज़ वो होगा जो टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग सेट सैम्पल्स आपने रखे हैं। इसी तरह से क्रॉस वैलिडेशन डेटा के ऊपर जो एरर हम कंप्यूट करेंगे उसे हम क्रॉस वैलिडेशन एरर कहेंगे, और डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि इसमें जो सैम्पल्स हम यूज़ करेंगे वो क्रॉस वैलिडेशन सेट में से हम लेंगे, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ सैम्पल्स जो हैं वो क्रॉस वैलिडेशन के जो आपने लिए रिज़र्व किए हुए हैं वो उनकी तादाद है, MCV से हम उसे डिनोट करेंगे। और इसी तरह से जो एरर हम टेस्ट सैम्पल्स के ऊपर जाके कंप्यूट करेंगे उसको हम टेस्ट एरर कहेंगे, और नंबर ऑफ़ सैम्पल्स को हम वहाँ पे M टेस्ट कह रहे हैं, यानी कि वो सैम्पल्स की तादाद जो कि हमने टेस्ट सेट के अंदर हमने रखी हुई है, और इसमें जो सैम्पल्स हम यूज़ कर रहे होंगे वो टेस्ट डेटा में से हम ले रहे होंगे।
तो अब जो मॉडल सिलेक्शन के लिए अब हमारे पास फाइनली जो हमारी जो स्ट्रेटजी है, जो टेक्निक है, वो कुछ इस तरह से काम करेगी कि सपोज़ हम 10 हाइपोथेसिस ले लेते हैं और हर हाइपोथेसिस में हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस हाइपोथेसिस की जो डिग्री है उसकी वैल्यू 1 है, इस हाइपोथेसिस की डिग्री जो है उसकी वैल्यू 2 है, यहाँ पे डिग्री 3 है, ठीक है जी। और इसी तरह से अप टू डिग्री 10 हम डिफरेंट हाइपोथेसिस जो है उनको लेके ट्रेनिंग सेट के ऊपर उनकी ट्रेनिंग करते हैं। और एक बार हमारे पास जो भी ये सारे मॉडल फिट हो जाएंगे तो फिर हम इन सब के लिए फॉर ऑल दीज हाइपोथेसिस हम जे क्रॉस वैलिडेशन एरर कंप्यूट करेंगे, ठीक है जी। इसके लिए भी तो सब तमाम हाइपोथेसिस से आने वाली ट्यून्ड थीटास को लेते हुए हम सब के लिए क्रॉस वैलिडेशन सेट के ऊपर एरर कंप्यूट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि सबसे बेहतर रिजल्ट्स हमें किस डिग्री के हाइपोथेसिस के अगेंस्ट मिल रहे हैं। तो सपोज़ अगर हम कहते हैं जी कि हमें डिग्री 4 जो हाइपोथेसिस है, यानी इसमें अगर हम देखें तो हमने डिग्री जो है वो या डी जो है उसकी वैल्यू 4 रखी हुई है। तो डिग्री 4 हाइपोथेसिस जो है उसकी सबसे हमें बेहतर जो है वो क्रॉस वैलिडेशन एरर मिला है, सबसे कम क्रॉस वैलिडेशन एरर मिला है। तो अब फिर इस हाइपोथेसिस से आने वाले थीटास को यूज़ करते हुए और इस हाइपोथेसिस को यूज़ करते हुए अब फाइनली हम टेस्ट सेट के ऊपर एरर कंप्यूट करेंगे जे टेस्ट बाय यूजिंग डिग्री 4 मॉडल, और उस पे हमें जो एरर हो मिलेगा उसको हम कहेंगे कि ये हमारा diagnosing bias versus variance. Bias means underfitting and variance means overfitting. तो हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो अंडरफिटेड है या ओवरफिटेड है, तो वो अब हम डिस्कस करेंगे इन अपकमिंग स्लाइड्स। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक डेटा सेट गिवन है और उसको हमने प्लॉट किया, तो कुछ इस तरह से वो प्लॉटेड है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने 3 डिफरेंट हाइपोथेसिस लिए और उनको जब उस डेटा पे फिट किया तो कुछ इस तरह से मॉडल जो है वो प्लॉट जो कर्व है वो कुछ इस तरह से हमें प्लॉटेड नज़र आई कि अगर मैं एक लीनियर, जब मैंने डिग्री 1 मॉडल एज्यूम किया तो उसके अगेंस्ट मुझे जो एक स्ट्रेट लीनियर एक लाइन मिली वो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से मॉडल में फिटेड है यहाँ पे इन दिस केस। और फिर मैंने एक 2 डिग्री मॉडल को जब इसी डेटा पे फिट किया तो उसके अगेंस्ट मुझे कुछ इस तरह की कर्व मिली, और फिर मैंने जब 4 डिग्री मॉडल को फिट किया उसी डेटा के ऊपर तो मुझे कुछ इस फॉर्म में कर्व मिली, ठीक है जी। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, जब हम जहाँ पे हमने डिग्री 1 मॉडल को यूज़ किया है तो वहाँ पे काफ़ी डिफरेंस है जहाँ से लाइन पास हो रही है और जहाँ पे पॉइंट्स हैं, डेटा पॉइंट्स एक्चुअली जहाँ पे सिचुएटेड हैं और जहाँ से लाइन पास हो रही है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं या जो डिस्टेंस है बिटवीन द लाइन एंड द डेटा पॉइंट्स, तो ये वो एरर है बेसिकली हर पॉइंट का, हर प्रेडिक्शन का एक्चुअल जहाँ पे उस पॉइंट को वो एक्चुअली जहाँ पे है वहाँ से, और इन डिफरेंसेस का हम स्क्वायर लेके सम करते हैं और फिर उसकी एवरेज निकालते हैं टू कंप्यूट द फाइनल एरर। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये एरर काफ़ी ज़्यादा आएगा अगर हम इसको थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करके ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें बजाय इसके कि एरर एक्चुअली निकाल के देखें, तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे एरर काफ़ी हाई है। जबकि अगर हम डिग्री 2 मॉडल में देखें तो वहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंसेस हैं वो कंपैरेटिवली कम हैं, लेकिन ऑल्दो के कुछ ना कुछ डिफरेंस है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, और उसकी वजह से एरर कुछ ना कुछ तो इसमें ज़रूर आएगा। लेकिन अगर हम तीसरे केस में देखें तो जहाँ पे मॉडल में काफ़ी डिग्री ऑफ फ्रीडम मौजूद थी, तो उसमें मॉडल एग्जैक्टली तकरीबन इस पॉइंट में से भी एग्जैक्टली पास हो रहा है, इस पॉइंट में से भी तकरीबन एग्जैक्टली, इसमें से भी, इसमें से भी, यहाँ पे हमें एक माइनर सा डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे एरर बहुत कम होगा एज़ कम्पेयर टू दी अदर केसेस। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन ये ले सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट मॉडल है, फर्स्ट केस है डिग्री 1 मॉडल,
उसमें इतनी कह लें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं मौजूद कि वो हर पॉइंट के एग्जैक्टली उसके अंदर से या उसके करीब से गुजर सके, तो वहाँ पे एरर हमें काफ़ी हाई मिल रहा है कंपैरेटिवली। जबकि सेकंड केस में जो हमारा मॉडल है वहाँ पे हम कंपैरेटिवली एक लो एरर मिल रहा है। लेकिन अगर हम तीसरे केस में देखें तो उसमें एग्जैक्टली एरर डेटा जो हमारा मॉडल है वो डेटा पॉइंट्स में से पास हो रहा है और एरर यहाँ पे काफ़ी कम है। तो एक लिहाज से तो हम यहाँ पे फिर ये कहते हैं कि जी थर्ड केस जो है वही बेटर है, वहाँ पे एरर सबसे ज़्यादा कम है। लेकिन अगर हम कर्व को थोड़ा सा देखें तो अब सपोज़ हमें कोई एक, ये तो ट्रेनिंग डेटा है, तो हमें एक टेस्ट सैंपल कोई मिलता है लेट्स से, और वो जो टेस्ट सैंपल है वो यहाँ पे है, यहाँ पे इस केस में भी मैं ले लेता हूँ और फिर मैं इस केस में भी ले लेता हूँ उस टेस्ट सैंपल को, और इसी तरह से मैं इस केस में भी ले लेता हूँ। ये एग्जैक्ट सेम टेस्ट सैंपल मैंने तीनों जगह पे ले लिया। तो अब अगर आप थोड़ा सा देखें कि ये जो डेटा पॉइंट है इस केस में तो काफ़ी हाई एरर है, ठीक है, और इस केस में कंपैरेटिवली लो एरर है, लेकिन इस केस में हमें ज़्यादा एरर मिल रहा है, ठीक है जी। हालांकि ट्रेनिंग डेटा के ऊपर ये मॉडल बड़ा अच्छा फिटेड था और तकरीबन तकरीबन ज़ीरो के करीब हमें एरर दे रहा था, लेकिन जैसे ही हमने एक टेस्ट सैंपल इंट्रोड्यूस करवाया उसी ट्रेंड में, उसी उसी अंदाज में जिस अंदाज में पहले डेटा है, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो जिस अंदाज से ये डेटा पॉइंट्स प्लॉटेड हैं, एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे भी एक डेटा पॉइंट हो सकता है टेस्ट सैंपल, इसी तरह से यहाँ पे हो सकता है, और इसी तरह से वो फिर डेटा पॉइंट जो है वो यहाँ भी हो सकता है। तो अगर अब अगेन इसका एरर निकालें तो यहाँ पे जो, जहाँ पे कि मॉडल ट्रेनिंग डेटा के ऊपर बड़ा परफेक्टली फिटेड था, लेकिन अगर हमने उसे जब टेस्ट डेटा के ऊपर देखा तो यहाँ पे एरर काफ़ी हाई आ गया। तो इट मीन्स कि ये जो थर्ड केस है ये इतनी इसके अंदर जनरलाइज करने की अपने आप को कैपेबिलिटी नहीं है, और ये जब टेस्ट डेटा आता है तो उस पर एरर हाई देना शुरू हो जाता है, और जब हम ट्रेनिंग डेटा पर देखें तो इसका एरर कंपैरेटिवली सबसे कम है। जबकि सेकंड केस में जो एरर का एक की रेशो जो हमें एक ट्रेनिंग डेटा पर मिल रही है तकरीबन उसी के करीब करीब हमें टेस्ट सेट पर भी मिल रही है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सेकंड जो हमारा 2 डिग्री मॉडल है, सेकंड केस जो है वो बेटर है फोर्थ डिग्री मॉडल से, क्योंकि फोर्थ डिग्री मॉडल पर ट्रेनिंग एरर तो कम है एज़ कम्पेयर टू सेकंड केस, लेकिन टेस्ट एरर उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बेसिकली ये एक हाई वेरिएंस या ओवरफिटिंग की इलामत है। तो जो हमारा केस 3 है जिसमें मैं डिग्री 4 मॉडल ले रहा हूँ, ये बेसिकली ओवरफिटिंग की तरफ लेके जा रहा है हमारे मॉडल को, या ओवरफिटिंग का एक सिनेरियो है। जबकि जहाँ पे हमें ट्रेनिंग एरर के साथ साथ टेस्ट एरर दोनों हाई मिल रहे हैं, ट्रेनिंग एरर भी हाई है उधर और टेस्ट एरर भी हाई है, वो एक अंडर फिटिंग की इलामत है। और जहाँ पे हमारा जिस लेवल पर ट्रेनिंग एरर आ रहा है उसके करीब करीब तकरीबन टेस्ट एरर भी आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये एक बिल्कुल राइट कह लें कि राइट फिटिंग है मॉडल की, और ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा हम एक इंट्यूशन ले सकते हैं कि बेसिकली ओवर फिटिंग कब हो रही है और अंडर फिटिंग कब हो रही है। अंडर फिटिंग तब हो रही है जबकि दोनों एरर हाई हैं, और ओवर फिटिंग तब हो रही है जब ट्रेनिंग एरर तो बहुत कम है लेकिन टेस्ट एरर इंक्रीज़ कर जाता है, और जो जहाँ पे हमारा जो टेस्ट और ट्रेनिंग एरर करीब करीब है एक दूसरे के तकरीबन बराबर है, वहाँ पे हम कहते हैं कि हमारा मॉडल जो है वो कह लें कि इज़। तो यहाँ पे अब हम ये कैसे डिटेक्ट करें कि हमारा जो मॉडल है वो ओवर फिटेड है या अंडर फिटेड है या कि वो परफेक्टली फिटेड है। तो इसके लिए जैसे कि हमने अपने डेटा सेट को डिवाइड किया था 3 हिस्सों में, तो वही वाला काम हम अगेन करेंगे कि हम अपने डेटा सेट के 3 हिस्से बनाएंगे, जो जैसे हमने डेटा मॉडल सिलेक्शन के लिए काम किया था वही तरीका हम यूज़ करेंगे अब ये मालूम करने के लिए कि ओवर फिटिंग हो रही है या अंडर फिटिंग हो रही है। तो हम अपने डेटा सेट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, ट्रेनिंग सेट में, क्रॉस वैलिडेशन में और टेस्ट सेट में। तो ट्रेनिंग एरर जो है वो हम यानी इस पहले आप इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डेटा ये हमारे पास एक वही डेटा सेट है जिसको हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा, ठीक है जी। और यहाँ पे डिग्रीज़ हैं, यानी इस तरफ क्या है, डिग्रीज़,
कि अगर मैं डिग्री 1 रखता हूँ तो क्या होगा, डिग्री 2 रखता हूँ तो क्या होगा, डिग्री 3 रखता हूँ तो क्या होगा, डिग्री 4 रखता हूँ तो एरर क्या आएगा। जैसे हमने उधर 10 हाइपोथेसिस लिए थे, तो यहाँ पे भी हम मल्टीपल सपोज़ अगर हाइपोथेसिस ले रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं कि अच्छा जी उसमें ट्रेनिंग एरर क्या आ रहा है और क्रॉस वैलिडेशन उनके अगेंस्ट क्रॉस वैलिडेशन एरर क्या आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कहीं करके डिग्री जो है वो 1 है, ठीक है जी, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे 3 है, और सपोज़ कोई यहाँ पे कहीं 4 है, ठीक है, इसी तरह से सो ऑन। तो ये डिफरेंट डिग्रीज़ पर मैंने अपना ट्रेनिंग की और जो ट्रेनिंग एरर था उसे कंप्यूट किया, और जब ट्रेनिंग एरर को कंप्यूट किया तो फिर उसके मुताबिक यहाँ पे प्लॉट किया। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि यहाँ पे कहीं करके शायद यहाँ पे, अब मैं थोड़ा सा ऐसे अज्यूम ही कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये वो पॉइंट है कि जहाँ पे इसमें ये जो एक पिंक कलर की आप कर्व देख रहे हैं ये बेसिकली ट्रेनिंग एरर को शो कर रही है, और रेड कलर की जो कर्व है ये क्रॉस वैलिडेशन एरर को शो कर रही है। तो जब मैंने डिग्री 1 रखा तो मुझे ट्रेनिंग एरर यानी डिग्री 1 के अगेंस्ट मुझे ये एक लीनियर लाइन एक मिली, स्ट्रेट लाइन, और उसके अगेंस्ट जो एरर कंप्यूट किया मैंने ट्रेनिंग एरर उसको प्लॉट किया, तो सपोज़ यहाँ पे प्लॉट हुआ, और जब मैंने क्रॉस वैलिडेशन डेटा के ऊपर उस एरर को कंप्यूट किया तो वो मुझे थोड़ा सा उससे ज़्यादा वो एरर मिला, तो लिहाजा वो भी लेकिन दोनों एरर यहाँ पे हाई थे। डिग्री 2 के ऊपर जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा, जब मैंने उस पर ट्रेनिंग एरर निकाला तो सपोज़ ट्रेनिंग एरर जो था वो तकरीबन तकरीबन यहाँ पे आ रहा है कहीं पे, और जब मैंने क्रॉस वैलिडेशन सेट के ऊपर वो एरर निकाला तो एक माइनर डिफरेंस के साथ थोड़ा सा कह लें उससे हाई लेकिन उसके करीब ही मुझे क्रॉस वैलिडेशन एरर भी मिला। और इसी तरह से जब मैंने ये डिग्री 4 मॉडल फिट किया जिसमें काफ़ी डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, तो उसमें चूँकि इसको अंदर जनरलाइज करने की कैपेबिलिटी कम थी, तो मैंने जब इसको प्लॉट किया तकरीबन यहाँ पे रख लेते हैं, ये डिग्री 4 यहाँ पे आ रहा है लेट्स से, तो अगर जब मैंने यहाँ पे देखा तो इस पे हमें जो ट्रेनिंग एरर मिला वो बहुत कम था, जो आप देख सकते हैं कि ट्रेनिंग एरर तकरीबन तकरीबन इस पे बहुत कम है, ठीक है जी, क्योंकि हर डेटा पॉइंट में से लाइन या कर्व पास हो रही है। लेकिन जब मैंने उसे अपने क्रॉस वैलिडेशन सेट के ऊपर देखा तो यहाँ पे मुझे वो एरर जो है वो काफ़ी हाई मिला, ठीक है जी। तो इट मींस कि इस जगह पे या इस पर्टिकुलर मॉडल के अगेंस्ट टेस्ट एरर या क्रॉस वैलिडेशन एरर काफ़ी हाई हो जाता है और ट्रेनिंग एरर काफ़ी कम होता है। तो ओवरफिटिंग के केस में हम कहेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरफिटिंग के केस में हमारे पास जो ट्रेनिंग एरर है वो तो काफ़ी कम होता है, लेकिन जो टेस्ट एरर या क्रॉस वैलिडेशन एरर है ये काफ़ी हाई हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ हो तो हम कहेंगे कि ये एक वेरिएंस या ओवरफिटिंग की इलामत है। जबकि अंडर फिटिंग के केस में टेस्ट एरर या क्रॉस वैलिडेशन एरर और साथ ही साथ जो आपका ट्रेनिंग एरर है ये दोनों ही हाई होते हैं। जबकि वो जगह जहाँ पे क्रॉस वैलिडेशन एरर और ट्रेनिंग एरर जो हैं वो करीब करीब होते हैं वो और तकरीबन एक जैसे होते हैं, वहाँ पे हम कहते हैं कि हमारा मॉडल जो है वो परफेक्टली फिटेड है और उस पर्टिकुलर डिग्री को या हाइपोथेसिस को हमें चूज़ करना चाहिए। तो यूं हम डिसाइड कर सकते हैं इस तरह से ही, इसी तरीके से कि क्या हम ओवरफिट, ठीक है जी। यहाँ पे भी आप ये चीज़ देख सकते हैं ये वही कर्व्स हैं कि क्रॉस वैलिडेशन एरर जो है उसके अगेंस्ट आपको कर्व किस तरह की मिल रही है, और ट्रेनिंग एरर इसलिए कम होता चला जाता है डिग्रीज इंक्रीज़ करने से, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम जितनी बढ़ती जाएगी मॉडल में, मॉडल उतना ही परफेक्टली फिट होगा उस डेटा पर, और उससे ट्रेनिंग एरर कम ही होगा मॉडल की डिग्री इंक्रीज़ करने से। लेकिन उतना ही आपका जो टेस्ट एरर है या क्रॉस वैलिडेशन एरर है उसके बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि उसमें जनरलाइज करने की कैपेबिलिटी उस तरह से नहीं रहेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फिर जब ये वही बात है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जब ट्रेनिंग एरर जो है वो भी हाई होता है और क्रॉस वैलिडेशन एरर तकरीबन ट्रेनिंग एरर के बराबर आ रहा होता है, मतलब वो भी हाई होता है, दोनों हाई होते हैं, तो इसको हम अंडर फिटिंग या बायस कहते हैं।
दूसरी तरफ वेरिएंस या ओवरफिटिंग कब होती है कि जब ट्रेनिंग एरर तो काफ़ी लो हो, लेकिन जो क्रॉस वैलिडेशन एरर है वो मच ग्रेटर या मच हायर देन ट्रेनिंग एरर हो। इन दैट केस हम कहते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो ओवरफिटिंग की तरफ जा रहा है या वेरिएंस की तरफ जा रहा है। तो यूँ हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अब हमें क्या करना है। अगर हम सपोज़ एक मॉडल एक पर्टिकुलर हाइपोथेसिस लेते हैं और उससे ट्रेनिंग करते हैं और फिर उससे जब वो बिल्कुल ट्रेन हो जाता है और उससे क्रॉस वैलिडेशन एरर निकाल के जो ट्रेनिंग एरर फाइनल आया था उसके साथ कंपेयर करते हैं, तो अगर दोनों हाई मिलें तो इसका मतलब है हमें डिग्री इंक्रीज़ करनी चाहिए अपने हाइपोथेसिस की, क्योंकि हम अंडर फिटेड हैं। और अगर ऐसा हो कि नहीं ट्रेनिंग एरर तो बहुत कम मिल रहा है और टेस्ट एरर काफ़ी हाई मिल रहा है, तो इसका मतलब हमें डिग्री ऑफ हाइपोथेसिस डिक्रीज़ करनी चाहिए, क्योंकि हम ओवर फिटिंग की तरफ जा रहे हैं। तो ये बेसिकली इस तरह से हम डायग्नोस कर सकते हैं कि क्या हम अंडर फिटिंग की तरफ जा रहे हैं या ओवर फिटिंग की तरफ जा रहे हैं। Now we will see the impact of regularization on bias and variance। कि हम देखेंगे कि रेगुलराइज करने के लिए जो हम एक पैरामीटर लैम्डा यूज़ करते थे उसकी वैल्यू को अगर हम कम करते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है और उसके नतीजे में हमें बायस या वेरिएंस मिलती है, या हम उसको इंक्रीज़ करते हैं तो उसका क्या इम्पेक्ट आता है, और फिर हम कैसे देखें कि कहाँ पे हमें लैम्डा को ट्यून करना चाहिए कि जिसके नतीजे में हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें। ओके, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो हम रेगुलराइज करने के लिए सपोज़ मेरे पास जो हाइपोथेसिस है वो डिग्री 4 हाइपोथेसिस हम यूज़ कर रहे हैं, और उस डिग्री 4 हाइपोथेसिस के को यूज़ करते हुए हम जो रेगुलराइज करने के लिए अपने एरर फंक्शन को कुछ इस तरह से मॉडिफाई करते हैं कि उसमें हम रेगुलराइजेशन टर्म ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये वो एरर फंक्शन का फॉर्मूला है जो हमने देखा था कि जब हम रेगुलराइजेशन इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने एरर फंक्शन में तो क्या चेंज उसमें हमें करनी होती है। तो हम डिग्री 4 मॉडल यूज़ कर रहे हैं जी, और ताकि उसमें थोड़ी सी डिग्री ऑफ फ्रीडम रहे और हम देख सकें कि लैम्डा का इम्पेक्ट क्या आता है। और एरर फंक्शन जो है उसको हम विद रेगुलराइजेशन यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास वही डेटा सेट है जिसको हम प्रीवियसली देख चुके हुए हैं, और अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे कि डिग्री 4 मॉडल फिट करेंगे, लेकिन बट विद डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा। ठीक है जी, लैम्डा को डिफरेंट वैल्यूज़ पर फिक्स करते हुए हम देखेंगे कि डिग्री 4 मॉडल को उसी डेटा पर जिस पर कि वो ओवरफिटेड नज़र आ रहा था पिछली स्लाइड्स में अगर हम उसको यहाँ पे फिट करने की कोशिश करते हैं तो क्या रिज़ल्ट हमें मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर मैं सपोज़ ये जो मेरे पास लेमडा है इसको मैं काफ़ी स्मॉल वैल्यू असाइन करता हूँ। ठीक है जी, ये जो हमने लेमडा यहाँ पे पैरामीटर फॉर रेगुलराइजेशन यूज़ किया था, जिसकी मदद से ये रेगुलराइजेशन फैक्टर या रेगुलराइजेशन को हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब अगर हम लैम्डा को यहाँ पे थोड़ा स्मॉल वैल्यू असाइन करते हैं तो फिर बेसिकली या हम बहुत छोटी वैल्यू असाइन करते हैं तो एक्चुअली हम रेगुलराइज फिर कर ही नहीं रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लैम्डा ज़ीरो को अप्रोच करता है तो लैम्डा ज़ीरो को अप्रोच करने से क्या होगा कि ये जो सारी टर्म है इसका जवाब क्या आ जाएगा, ज़ीरो के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ज़ीरो लैम्डा इसमें पुट करने से होल टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो जब ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी तो ये एरर फंक्शन वही बन जाएगा जो विदाउट रेगुलराइजेशन हम यूज़ कर रहे थे। तो जब हम विदाउट रेगुलराइजेशन डिग्री 4 मॉडल फिट करेंगे इस डेटा पे तो हम जानते हैं कि इस तरह की हमें कर्व मिलेगी जो इसे ओवर फिटिंग की तरफ या हाई वेरिएंस की तरफ लेके जाएगी। ठीक है जी, तो यूँ समझ लें कि अगर मैं इस पर्टिकुलर केस में या इस एग्ज़ाम्पल में इस डेटा सेट के ऊपर अगर डिग्री 4 मॉडल यूज़ कर रहा हूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो ओवरफिट हो रहा था। और अगर मैं उसमें लैम्डा और रेगुलराइज करता हूँ लेकिन लैम्डा को बहुत स्मॉल वैल्यू देता हूँ या इवन ज़ीरो के करीब वैल्यू देता हूँ तो ये मॉडल जो है ये अंडर फिटेड रहे सॉरी ओवर फिटेड ही रहेगा, क्योंकि रेगुलराइजेशन का हमें भरपूर फ़ायदा मिल नहीं पाएगा। तो ये थर्ड केस तो बेसिकली इस तरफ इशारा कर रहा है। अगर मैं फर्स्ट केस पर आता हूँ, केस नंबर 1 पे, तो यानी मैं लैम्डा स्मॉल की बजाय बड़ा हाई वैल्यू असाइन कर देता हूँ लैम्डा को, एक बहुत बड़ी वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000। तो मैं 10,000 के करीब या एक बहुत बड़ा नंबर असाइन कर देता हूँ लैम्डा को।
तो बेसिकली फिर ये भी हम ऑलरेडी थोड़ा सा देख चुके हुए हैं कि फिर जब आप लैम्डा को बहुत ज़्यादा वैल्यू असाइन करते हैं तो उसके नतीजे में एरर की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है, और वो फिर मुतल्लिका थीटाज़ को या उन पैरामीटर्स को जिनसे वो एरर को रिड्यूस करने के लिए उन पैरामीटर्स को ज़ीरो की तरफ लेके जाएगा, उनकी वैल्यू स्मॉल करेगा। तो जब वो ज़ीरो को अप्रोच करना शुरू कर देंगे या ज़ीरो हो जाएंगे तो फिर उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम हो जाएगा या ना होने के बराबर हो जाएगा। तो जब उनका कंट्रीब्यूशन ख़त्म होता चला जाएगा तो चूंकि हम सिवाय थीटा ज़ीरो के सभी थीटाज़ को हम रेगुलराइज कर रहे होते हैं, तो अगर आप बहुत हाई वैल्यू ऑफ लैम्डा रखेंगे तो सारे थीटा ज़ीरो को अप्रोच कर जाएंगे एक्सेप्ट थीटा ज़ीरो। और थीटा ज़ीरो जो है वो किस चीज़ को डिनोट करता है, वो वाई इंटरसेप्ट को डिनोट कर रहा होता है। तो लिहाजा सिर्फ उसका ही एक रोल रह जाएगा, थीटा ज़ीरो का ही एक रोल रह जाएगा, बाकी सारे थीटा ज़ीरो को अप्रोच कर जाएंगे और उनका कंट्रीब्यूशन ख़त्म हो जाएगा। और जब थीटा ज़ीरो का ही रोल रह जाएगा तो उसके अगेंस्ट अभी एक फ्लैट लाइन मिलेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, जो सिर्फ ये बता रही होगी कि वाई एक्सिस को ये कहाँ पे कट करेगी, दैट्स इट। तो इन अदर वर्ड्स ये जो मॉडल है अब ये अंडर फिटिंग की तरफ चला जाएगा। इसमें आपको ट्रेनिंग एरर भी काफ़ी हाई मिलेगा और टेस्ट एरर भी आपको काफ़ी हाई मिलेगा। तो अब ये दोनों के बीच आपको कहीं पे लैम्डा को ट्यून करना है। अगर आप बहुत हाई वैल्यू रखेंगे लैम्डा की तो ये अंडर फिटिंग की तरफ चला जाएगा, क्योंकि ये सारे थीटास को ज़ीरो को अप्रोच करवा देगा। और अगर आप इसे बहुत स्मॉल वैल्यू देंगे तो रेगुलराइजेशन का कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा होगा और मॉडल ओवर फिटेड ही रहेगा। अलबत्ता अगर आप लैम्डा को एक कहीं इंटरमीडिएरी लेवल पर एक अप्रोप्रिएट वैल्यू असाइन करते हैं तो बेशक आप डिग्री 4 मॉडल ही यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर काफ़ी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, फिर भी आप उसके अगेंस्ट एक ऐसी कर्व गेट कर सकते हैं जो आप समझ लें कि इस डेटा पर परफेक्टली या करेक्टली फिट हो रही हो। तो यूँ हम देख रहे हैं कि द इम्पैक्ट ऑफ लैम्डा ऑन वेरिएंस एंड बायस के ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग के ऊपर लैम्डा किस तरह से किरदार अदा कर रहा है कि अगर आप सपोज़ एक ऐसा मॉडल भी ले लेते हैं जिसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है और उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम काफ़ी ज़्यादा है और उसमें ओवर फिट होने के चांसेस काफ़ी हैं, लेकिन अगेन अगर आप एक प्रॉपर वे में लैम्डा को अच्छे तरीके से ट्यून कर लें तो फिर आपको जो एरर है वो या ट्रेनिंग एरर और टेस्ट एरर जो है वो करीब करीब आ सकते हैं और मॉडल जो है वो परफेक्टली या करेक्टली फिटेड मॉडल बन सकता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब हम एक चीज़ जो देख रहे हैं कि हमारे पास अब बेसिकली हम वही तरीका यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो है रेगुलराइज्ड एरर फंक्शन है और इस पे हमारे पास जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग एरर के लिए हम ये वाला एरर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। और जो क्रॉस वैलिडेशन एरर हमने फाइंड करना है और टेस्ट एरर फाइंड करना है उसके लिए हम नॉन रेगुलराइज्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं। यानी आप ये समझ लें कि जब हमने थीटास को अपडेट करना होगा, यानी जब ट्रेनिंग का अमल चल रहा होगा, ट्रेनिंग का प्रोसेस चल रहा होगा, तब तो हम ये वाला एरर फंक्शन यूज़ कर रहे होंगे जिसमें हमने रेगुलराइजेशन को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। एक बार जब ट्रेनिंग हो जाएगी और ट्रेनिंग का अमल ख़त्म हो जाएगा और फिर उस वक़्त हमने ये फाइंड करना है कि ट्रेनिंग एरर क्या आया है और उसके मुकाबले में क्रॉस वैलिडेशन एरर क्या आ रहा है, ताकि हम दोनों को कंपेयर कर सकें। तो फिर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने ट्रेनिंग एरर निकालते वक्त साथ रेगुलराइजेशन टर्म यहाँ पे यूज़ नहीं करनी, और इसी तरह से क्रॉस वैलिडेशन या टेस्ट एरर निकालते वक्त आपने ये रेगुलराइजेशन टर्म्स जो यहाँ पे आ रही थी, जो कि नॉर्मल एरर फंक्शन में आपने रखी हुई है, वो आपने यहाँ पे यूज़ नहीं करनी। ठीक है जी। ये एक डिफरेंस आपको जहन में रहना चाहिए कि जब ट्रेनिंग का अमल जारी होगा उस प्रोसेस के दौरान आपने जो एरर फंक्शन यूज़ करना है उसमें आप रेगुलराइजेशन टर्म रखेंगे और रेगुलराइज करेंगे उस एरर फंक्शन को, और एक बार ट्रेनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपने जब कंपेयर करने के लिए कि ट्रेनिंग एरर ज़्यादा आ रहा है या और क्रॉस वैलिडेशन एरर कम आ रहा है कि ज़्यादा आ रहा है, ये कंपैरिजन करने के लिए और ये मालूम करने के लिए कि आप वेरिएंस यानी ओवरफिटिंग की तरफ जा रहे हैं या अंडरफिटिंग की तरफ जा रहे हैं, तब आपने ये रेगुलराइज्ड एरर फंक्शन यूज़ नहीं करना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात थी जी, जिसे आप जहन में रखेंगे। तो फिर इसी तरीके से अब आप ये जानना चाहें कि या आप ये मालूम करना चाहें कि हमने लैम्डा को कहाँ पे ट्यून करना है,
तो फिर आप सिंपली ये करें कि लैम्डा को, जैसे हाइपोथेसिस उधर आपने मल्टीपल लिए थे, अब लैम्डा को आप डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन कर दें। फॉर एग्जांपल एक आप एरर फंक्शन के अंदर यूज़ कर, यानी हाइपोथेसिस तो आप डिग्री 4 ही यूज़ कर रहे हैं, ये तो हमने पहले से डिसाइड कर लिया हुआ है। अब हमने देखना है कि इसके साथ जो रेगुलराइजेशन टर्म है उसमें लैम्डा को कहाँ पे फिक्स करें। तो एक में आप एक केस बनाएं, एक सिनेरियो बनाएं जिसमें आप लैम्डा को 0 रख दें। एक केस बनाएं जिसमें आप लैम्डा को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें, सपोज 0.01, इसी तरह से 0.02, 0.04, 0.08, और आप डिफरेंट कह लें कि सिनेरियोज़ या केसेस डिज़ाइन करें और एक स्मॉलेस्ट वैल्यू से एक कंपैरेटिवली लार्जेस्ट वैल्यू तक तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ लैम्डाज आप ट्राई करें। ठीक है जी। जो ट्रेनिंग का अमल है उसके दौरान, यानी आपने हाइपोथेसिस सेम रखा और एक दफ़ा आपने ट्रेनिंग की और उसमें आपने लैम्डा की वैल्यू 0 रखी, और उसके आखिर में जाके आपने जो एरर है जे एरर वो फाइंड कर लिया, ट्रेनिंग डेटा के ऊपर भी वो भी फाइंड कर लिया, और साथ ही साथ जे ट्रेन आपने फाइंड कर लिया जी। ठीक है जी, सॉरी जे ट्रेन नहीं, जे क्रॉस वैलिडेशन। तो जे क्रॉस वैलिडेशन आपने लैम्डा 0 के लिए आपने ये फाइंड करके अपने पास रख लिया। फिर आपने सेकंड दूसरी बार दोबारा ट्रेनिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया, डिग्री 4 हाइपोथेसिस यूज़ किया, और अगेन आपने जब वो ट्रेनिंग हो गई तो फिर आपने फाइनली जे एरर विदाउट रेगुलराइज टर्म, याद रखें, वो फाइंड किया, और फिर आपने साथ ही साथ जे क्रॉस वैलिडेशन एरर भी निकाल दिया। ठीक है जी। फिर आपने एक और बार ट्रेनिंग का अमल स्टार्ट किया और इस दफ़ा आपने लैम्डा को 0.02 कर दिया, और अगेन जब ये ट्रेनिंग हो गई तो अब आपने जे विदाउट रेगुलराइज टर्म जो एरर आ रहा है वो निकाला, और जे क्रॉस वैलिडेशन भी अब आपने उन थीटास के ऊपर निकाल दिया। तो यूँ आप जितने पॉसिबल कह लें कि कॉम्बिनेशंस आप ट्राई कर रहे हैं लैम्डा के, उन सब के लिए आप जे भी फाइंड करेंगे ट्रेनिंग करने के बाद, और साथ ही साथ क्रॉस वैलिडेशन एरर भी फाइंड करेंगे ट्रेनिंग के अमल के बाद। तो ये आपने जब फाइंड कर लिया तो अब आपने देखना ये है कि कहाँ पे आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि क्रॉस वैलिडेशन एरर जो है वो सबसे बेस्ट है, सबसे कम है। तो सपोज़ अगर आपको 5 यानी कि इन दिस केस आप कह लें कि कुछ जब आपने लैम्डा को 0.08 रखा तो वहाँ पे आपको सपोज़ सबसे बेस्ट रिज़ल्ट्स मिले, तो फिर आप उसके लिए जो टेस्ट एरर आएगा वो आप फिर रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा इसे देख लेते हैं कि ये बेसिकली किस तरह से ये रिलेशनशिप प्लॉट होगा, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखें कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये ब्लू कर्व को आप देखें तो ये ट्रेनिंग एरर को रिप्रेजेंट कर रही है, और अगर आप इस पिंक कलर की कर्व को देखें तो ये टेस्ट एरर यानी क्रॉस वैलिडेशन एरर को शो कर रही है। और इस टू डायमेंशंस में से ये एक डायमेंशन जो है ये एरर है, और हॉरिजॉन्टल एक्सेस जो है ये लैम्डा है। ठीक है जी। अगर आप लैम्डा की बहुत स्मॉल वैल्यू रखेंगे तो आपको पता है कि यह पीछे हमने देखा कि स्मॉल वैल्यू पर हमारा जो मॉडल है वो ओवर फिटेड था, क्योंकि अगर आप लैम्डा बहुत स्मॉल कर देते हैं तो रेगुलराइजेशन का इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा, और मॉडल अगर ओवर फिटेड था तो वो ओवर फिटेड ही रहेगा, यानी इन दैट केस आपको टेस्ट एरर जो है वो काफ़ी हाई मिल रहा होगा, और जो ट्रेनिंग एरर है ये ट्रेनिंग एरर यहाँ पे बहुत कम है, और यहाँ पे टेस्ट एरर जो है वो कंपैरेटिवली काफ़ी हाई है। लेकिन जैसे जैसे आप लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे रेगुलराइजेशन टर्म की इनकॉर्पोरेशन की वजह से आपका जो टेस्ट या क्रॉस वैलिडेशन एरर है ये कम होना शुरू होगा, लेकिन इसके अगेंस्ट हमारा ट्रेनिंग एरर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे जाके आप देखेंगे कि क्रॉस वैलिडेशन एरर जो है वो दोबारा से यानी कम होते होते अब मज़ीद लैम्डा इंक्रीज़ करने से क्रॉस वैलिडेशन एरर अब बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों बढ़ना शुरू हो जाएगा? क्योंकि मॉडल अब अंडर फिटिंग की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और दूसरी तरफ ट्रेनिंग एरर जो है वो तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप लैम्डा इंक्रीज़ करेंगे थीटाज 0 को अप्रोच करना शुरू हो जाएंगे, उनका कंट्रीब्यूशन कम होना शुरू हो जाएगा, जिसके नतीजे में
आपको जो एरर है वो इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा। तो ये बेसिकली ये वो पॉइंट है जहाँ पे जाके दोनों एरर्स हाई हो जाते हैं और ये अंडर फिटिंग की इलामत है। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे आके आपके पास जो क्रॉस वैलिडेशन एरर है वो काफ़ी हाई होता है, और जो आपका टेस्ट ट्रेनिंग एरर है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम होता है, जो वेरिएंस या ओवर फिटिंग की इलामत है। तो आपने वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे जो क्रॉस वैलिडेशन एरर है वो मज़ीद डिक्रीज़ होना बंद हो जाए, बल्कि उसके इंक्रीज़ करना शुरू कर दे, तो वहाँ पे आप उसे स्टॉप कर सकते हैं। वहाँ पे आप देखेंगे कि ट्रेनिंग एरर भी एक मॉडरेट लेवल पर होगा और क्रॉस वैलिडेशन एरर जो है वो भी उसके कहीं करीब करीब होगा। तो यूँ हम देख सकते हैं कि इम्पेक्ट ऑफ लैम्डा ऑन वेरिएंस एंड बायस, और फिर हम ये भी देख सकते हैं कि लैम्डा की मदद से हम कैसे वेरिएंस और बायस जो है इसमें हम देख सकते हैं कि कहाँ पे हमने इस प्रोसेस को स्टॉप करना है। Now let's see the impact of training samples or the size of data set in terms of training samples on bias and variance. तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि हमारे पास कोई एक ट्रेनिंग सेट डेटा सेट गिवन है, और उसके ऊपर अब हम उसी तरीके से हम क्रॉस वैलिडेशन एरर और ट्रेनिंग एरर जो है वो कंप्यूट करना चाहते हैं, और हम उसे प्लॉट करके देखना चाहते हैं कि अगर डेटा सेट के अंदर हमारे पास एक तरफ हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ट्रेनिंग सैम्पल्स हैं, कि अगर हम एक ट्रेनिंग डेटा सेट के अंदर जो ट्रेनिंग सैम्पल्स हैं उनकी तादाद जो है उसका क्या असर पड़ता है एरर के ऊपर, ये अब हम देखना चाह रहे हैं। तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि डिफरेंट हमारे पास केसेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यानी हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो एक 2 डिग्री हाइपोथेसिस है, और 2 डिग्री हाइपोथेसिस में आप जानते हैं कि किस तरह की हमें एक कर्व मिल सकती है। जैसे कि एक पैराबोला टाइप की हमें एक कर्व मिलती है फॉर अगेंस्ट अ 2 डिग्री हाइपोथेसिस। तो अगर मैं एज्यूम करूं कि मेरे पास सिर्फ एक ही ट्रेनिंग डेटा पॉइंट है या एक ही डेटा सैंपल है, तो ज़ाहिरी बात है कि अब एक डेटा सैंपल के ऊपर क्या लर्निंग होगी, तो वो कर्व जो है वो एग्जैक्टली इस पॉइंट में से पास होगी। तो उस पे वो जो कर्व है वो हमें किसी भी शक्ल में मिल सकती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन दिस केस हमें ये कर्व जो है मिल रही है। ठीक है जी। लेकिन अगर हम 2 पॉइंट्स एज्यूम करें, अगर मैं m की वैल्यू 2 रखूं, तो इन 2 पॉइंट्स की मदद से कर्व जो है वो थोड़ी सी एक बेटर फॉर्म में आ सकती है उसके ट्रेंड के मुताबिक। अलबत्ता ये है कि अगेन हम यहाँ से बिल्कुल एक अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते कि डेटा का ट्रेंड एक्चुअली क्या होगा। इसी तरह से अगर हम m की वैल्यू 3 कर देते हैं, सपोज़ एक डेटा पॉइंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो अब ज़्यादा बेटर एक अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है, या ज़्यादा बेहतर हमें अंदाज़ा हो सकता है कि कर्व को कहाँ पे होना चाहिए। तो इसी तरह से आप अगर नंबर ऑफ़ सैम्पल्स हम इंक्रीज़ करते जाएं तो ज़्यादा बेटर फिटिंग हमें मिलेगी, या ज़्यादा बेटर हमारा जो मॉडल है उसके लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगी कि वो बेहतर तरीके में फ़िट हो सके। लेकिन एक चीज़ जो हम यहाँ पे देख सकते हैं वो ये है कि अगर हम ट्रेनिंग एरर की बात करें, तो अगर ट्रेनिंग एरर की हम बात करें तो उसमें ये है कि जैसे जैसे आप सैम्पल्स इंक्रीज़ करेंगे ट्रेनिंग एरर बढ़ेगा, क्योंकि कम सैम्पल्स होंगे तो मॉडल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी और वो उसमें परफेक्टली फ़िट हो सकेगा। लेकिन जैसे जैसे सैम्पल्स की तादाद बढ़ना शुरू होगी तो ज़ाहिरी बात है कि सैम्पल्स ज़्यादा होंगे, एरर जो है वो जो एक मजमूई तौर पर जो एरर कंप्यूट होगा वो भी ज़्यादा होगा, और ज़्यादा सैम्पल्स डेटा पॉइंट्स में से परफेक्टली मॉडल को फिट करना भी मुश्किल हो जाएगा मॉडल के लिए। तो आप देखेंगे कि इस केस में या इस सिनेरियो में जो ट्रेनिंग एरर है, जो कि आप इधर ब्लू कलर की लाइन से देख सकते हैं कि कर्व से, कि वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। यानी तो नंबर ऑफ़ डेटा पॉइंट्स या डेटा सैम्पल्स इंक्रीज़ करने से ज़्यादा बेहतर हमें अंदाज़ा होता है, या मॉडल के लिए ज़्यादा बेहतर कह लें कि फ़िटिंग पॉसिबल है, लेकिन उसके अगेंस्ट ट्रेनिंग एरर इंक्रीज़ होगा। ऑन दी अदर साइड अगर हम क्रॉस वैलिडेशन एरर की बात करें तो ज़ाहिरी बात है कि जब डेटा सैम्पल्स कम होंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से लर्न नहीं कर सकते उस प्रॉब्लम को, उस पैटर्न को जो कि उस डेटा सेट के अंदर मौजूद है, या उस प्रॉब्लम के
डेटा पॉइंट्स के अंदर मौजूद है। तो अगर डेटा पॉइंट्स ही कम हैं तो आपको वो पूरी तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते जो कि बाद में आने वाले न्यू डेटा के ऊपर आप जनरलाइज कर पाएँ उस चीज़ को। तो नतीजा क्या निकलेगा कि अगर आप डेटा सैंपल्स कम रखेंगे तो आपका क्रॉस वैलिडेशन एरर जो है वो ऑब्वियसली हाई होगा। लेकिन जैसे जैसे आप डेटा सैंपल्स इंक्रीज़ करना शुरू करेंगे, ज़्यादा अच्छी लर्निंग होगी, ज़्यादा अच्छा मॉडल जो है वो फिट होना शुरू होगा, उसमें जनरलाइज करने की कैपेबिलिटी इंक्रीज़ होना शुरू होगी। तो जो क्रॉस वैलिडेशन एरर है वो अब विद द कोर्स ऑफ आइट्रेशंस आप देखेंगे कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक दोनों में डिफरेंस है जी। जो ट्रेनिंग एरर है वो विद द कोर्स ऑफ आइट्रेशंस इंक्रीज़ होता है और क्रॉस वैलिडेशन एरर जो है वो विद द कोर्स ऑफ आइट्रेशंस कम होगा। ठीक है जी। और एक टाइम आएगा जहाँ पे जाके नंबर ऑफ़ सैम्पल्स फर्दर इंक्रीज़ करने से आपको कोई एज सच फ़ायदा नहीं मिल रहा होगा क्रॉस वैलिडेशन एरर के ऊपर, यानी वो मज़ीद जो है वो इम्प्रूव होना बंद हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरह की कर्व्स जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी हमें यहाँ पे इस तरह की कर्व्स जो हैं वो मिलेंगी कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग सैम्पल्स इंक्रीज़ करेंगे, ट्रेनिंग एरर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लर्निंग तो इम्प्रूव होगी और जनरलाइजेशन कैपेबिलिटी भी इम्प्रूव होगी, लेकिन सैम्पल ज़्यादा होने से एरर भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ट्रेनिंग एरर। जबकि ऑन दी अदर साइड जो टेस्ट डेटा है या क्रॉस वैलिडेशन एरर है वो उस पर जो एरर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम एक ऐसा हाइपोथेसिस चूज़ करते हैं जी जो कह लें कि उस मॉडल के लिए अप्रोप्रिएट, उस डेटा के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है और उसमें वो कह लें सलाहियत नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उस डेटा के ऊपर परफेक्टली फ़िट हो सके। तो बेसिकली ज़ाहिरी बात है कि आप एक ऐसा मॉडल चूज़ करें जिसमें परफेक्टली फ़िट होने की कैपेबिलिटी ही नहीं है, यानी वो बायस की तरफ और अंडर फिटिंग की तरफ जा रहा है वो सिनेरियो। तो इन दैट केस फिर हम देखते हैं कि क्या उसका इम्पैक्ट आता है। कि अगर मैं दो केसेस यहाँ पे एज्यूम करूँ कि केस वन जो है इसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि जी मेरे पास डेटा सैम्पल्स जो हैं वो कुछ इस तरह से गिवन है, यानी 5 डेटा पॉइंट्स गिवन है, तो ज़ाहिरी बात है कि वो काफ़ी डिस्टेंट होंगे एक दूसरे से। और जो केस टू है उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें मेरे साथ पास काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स गिवन हैं और उनका जो बीच में डिस्टेंस है वो कंपैरेटिवली कम होगा। और अगर मैं इन दो सिनेरियोज़ को यहाँ पे देखूं और मॉडल उसके ऊपर मैं एक ही फ़िट कर रहा हूँ जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो इस डेटा पर परफेक्टली फ़िट हो सके, क्योंकि आप एक लाइन अगर फ़िट करेंगे तो लाइन जो है जबकि मॉडल को रिक्वायर्ड है एक कर्व, तो फिर वो लाइन जो है वो उस मॉडल के ऊपर आप जितने मर्ज़ी डेटा सैम्पल्स ले लें और इवन आप एक और केस बनाएं और जितने डेटा सैम्पल्स आपने केस टू में लिए हैं इनसे भी डबल कर दें, तो लाइन बजाते ख़ुद एक कैपेबल नहीं है इस डेटा के ऊपर परफेक्टली फ़िट होने की। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ठीक है, इनिशियली जैसे ही आपने बहुत कम सैम्पल्स जब रखेंगे तो ट्रेनिंग एरर ऑब्वियसली कम होगा। यानी फ़र्ज़ कर लें कि मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, तो मैं सिर्फ सिर्फ एक डेटा सैंपल ले लेता हूँ, ये वाला, ये एक मैं डेटा सैंपल ले लेता हूँ जी। ठीक है जी। तो अब इसके ऊपर अगर मैं एक लाइन फ़िट करूँगा तो लाइन इस पर परफेक्टली फ़िट हो सकती है, इसके अंदर से लाइन पास हो सकती है। तो यहाँ पे एरर क्या होगा, ट्रेनिंग एरर तो बहुत कम होगा। तो इट मीन्स ट्रेनिंग एरर यहाँ पे कम होगा। लेकिन जो टेस्ट एरर है ऑब्वियसली वो हाई होगा, या क्रॉस वैलिडेशन एरर जिसमें कि ऐसे डेटा पॉइंट्स अब आएंगे जिन पर आपने ट्रेनिंग नहीं की हुई, एक ही सैंपल पे आपने ट्रेनिंग की है, तो वो काफ़ी हाई होगा। बट जैसे जैसे आप सैम्पल्स इंक्रीज़ करेंगे, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड पर देखा, वैसे वैसे जो ट्रेनिंग एरर है वो बढ़ना शुरू होगा और जो क्रॉस वैलिडेशन एरर है वो कम होना शुरू होगा। और फिर आप जितने मर्ज़ी सैम्पल्स इंक्रीज़ करते चले जाएं, ये दोनों जो कर्व्स हैं ये इनका बिहेवियर जो है वो किसी एक जगह पे जाके मज़ीद इम्प्रूव होना बंद हो जाएगा। और उसकी वजह यह है कि अब मॉडल जो है उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो मज़ीद उसके अंदर अपने आप को बेहतर कर सके। तो लेकिन अगेन चूँकि हाई बायस है, तो ये जिस जगह पे जाके स्टेबल हो रहा है ये जगह तकरीबन यहाँ तक अगर आप एरर देखें तो ये कंपैरेटिवली काफ़ी हाई एरर है। ठीक है जी। यानी इन अदर वर्ड्स अगर आपने एक ऐसा मॉडल फिट किया है जो कि जिसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि वो उस प्रॉब्लम को परफेक्टली फिट कर सके, सॉल्व कर सके,
तो फिर वहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ़ सैम्पल्स इंक्रीज़ भी करें तो उससे एक ख़ास टाइम तक तो आपका क्रॉस वैलिडेशन एरर कम होगा, लेकिन जहाँ जाके वो स्टेबल हो जाएंगी दोनों कर्व्स, वहाँ पे आप देखेंगे कि स्टिल काफ़ी हाई एरर होगा। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हाई बायस के केस में या अंडर फिटेड हाइपोथेसिस चूज़ करने के केस में अगर लर्निंग एल्गोरिदम जो है वो यानी हाई बायस को सफ़र कर रहा है, तो गेटिंग मोर ट्रेनिंग डेटा विल नॉट हेल्प मच। तो आप ज़्यादा ट्रेनिंग सैम्पल्स ऐड कर दें तो उससे कोई बहुत ज़्यादा आपको फिर फ़ायदा नहीं मिलने वाला, बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है। अलबत्ता अगर आप एक बड़ा कॉम्प्लेक्स, एक बड़ा हाई कह लें कि डिग्री मॉडल ले लें, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने तकरीबन 100 डिग्री मॉडल जो है, यानी यहाँ पे जो डी है इसकी वैल्यू हम क्या ले रहे हैं 100, तो 100 डिग्री मॉडल हमने चूज़ कर लिया, जबकि हमने लैम्डा को बहुत स्मॉल रखा। तो लैम्डा स्मॉल रखने का मतलब क्या है, ओवरफिटेड, यानी ओवरफिटिंग की तरफ जाएगा ये मॉडल। तो जब ये ओवरफिटिंग की तरफ जाएगा और हम इसे प्लॉट करते हैं सपोज़, तो यहाँ पे अगर आप देखें कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ़ सैम्पल्स कम हैं, इन केस वन देयर आर ओनली 5 सैम्पल्स, ठीक है जी, केस वन में मैं 5 सैम्पल्स ले रहा हूँ, जबकि केस टू में मेरे पास काफ़ी सारे सैम्पल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू केस वन। तो केस वन के अंदर अगर आप इस मॉडल को फिट करें तो इसके अंदर इतना ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि यह हर पॉइंट के अंदर से पास हो सकता है, और जो कर्व आपको मिल रही है वो कुछ इस शेप में मिल रही है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा डेटा सैम्पल्स ऐड कर देता हूँ, और बहुत ज़्यादा डेटा सैम्पल्स ऐड करने से जो डेटा सैम्पल्स या पॉइंट्स हैं, डेटा पॉइंट्स हैं, उनका एक दूसरे के दरमियान जो डिफरेंस है या डिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाता है। तो फिर आप बेशक एक बड़ी हाई डिग्री मॉडल उस पर फिट करें, और वो ऑफ कोर्स वो हर पॉइंट के अंदर से पास होने की कोशिश करेगा वो मॉडल जो है, लेकिन अगेन अगर आप एक ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे इस कर्व का, तो ये ओवरऑल ट्रेंड जो है ये कंपैरेटिवली मच बेटर है एज़ कम्पेयर टू केस वन, क्योंकि केस वन में आप देखें कि काफ़ी लार्जर अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है। तो इसमें जनरलाइज करने की कैपेबिलिटी एज़ कम्पेयर टू केस वन ज़्यादा है। तो यहाँ से हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आपने काफ़ी हाई डिग्री मॉडल लिया हुआ है जिसकी वजह से आप ओवरफिटिंग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग सैम्पल्स इंक्रीज़ करते हैं तो फिर उसका हमें फ़ायदा ये होता है कि आपका ट्रेनिंग एरर, ठीक है, शुरू में ट्रेनिंग एरर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, ये एक रूल है कि जैसे जैसे ट्रेनिंग डेटा का साइज़ इंक्रीज़ करेंगे आप और ट्रेनिंग एरर बढ़ेगा, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको क्रॉस वैलिडेशन एरर जो है वो कम होता हुआ मिलेगा। लेकिन जहाँ पे कहीं जाके ये कहीं स्टेबल हो रहे होंगे, यानी जहाँ पे ये एक दूसरे के करीब करीब आ रहे होंगे, वो जो एरर है वो एरर अब एज़ कम्पेयर टू हाई बायस केस अब ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम होगा। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन कंक्लूड कि इफ़ अ लर्निंग एल्गोरिदम इज सफरिंग फ्रॉम हाई वेरिएंस, गेटिंग मोर ट्रेनिंग डेटा इज़ लाइकली टू हेल्प। तो जब आप ज़्यादा ट्रेनिंग डेटा गेट करेंगे तो हमें उसका फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि जहाँ पे ये कर्व्स स्टेबल हो रही होंगी, एक दूसरे के करीब करीब ये एरर आ रहे होंगे, वहाँ पे हम देखेंगे कि जो एरर हमें क्रॉस वैलिडेशन एरर मिल रहा है वो उस केस से कम है जो हाई बायस के केस में हमें मिल रहा था। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका मॉडल अंडर फिटेड है, ट्रेनिंग डेटा या ट्रेनिंग सैम्पल्स हमें बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करते इंक्रीज़ करना उनका, लेकिन अगर ओवर फिटेड है तो ट्रेनिंग सेट का या डेटा सेट का साइज़ इंक्रीज़ करने से हमें हेल्प मिलती है। ओके, अब थोड़ा सा हम कुछ कंक्लूड करते हैं चीज़ों को कि इन व्हाट सिचुएशन व्हाट वी शुड डू, कि हमें किस तरह की सिचुएशन में क्या काम करना है, वो अभी हम थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। तो सपोज यू हैव इम्प्लीमेंटेड अ रेगुलराइज्ड लीनियर रिग्रेशन टू प्रिडिक्ट हाउसेस प्राइसेस। ठीक है जी, घरों की प्राइस प्रिडिक्ट करने के लिए आपने रेगुलराइजेशन को यूज़ करते हुए लीनियर रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट किया है। सो व्हेन यू टेस्ट योर हाइपोथेसिस इन अ न्यू सेट ऑफ हाउसेस, जब आपने कोई एक नया सेट ऑफ हाउसेस टेस्ट सेट के ऊपर जाके चेक किया, तो यू फाइंड दैट इट मेक्स अनएक्सेप्टेबली लार्ज एरर। तो आपको वहाँ पे एरर बहुत ज़्यादा मिला इन इट्स प्रोडिक्शन। व्हाट शुड यू ट्राई नेक्स्ट, यानी इन अदर वर्ड्स ये अलामत है कि आप ओवर फिटिंग की तरफ जा रहे हैं, कि आपने जब ट्रेनिंग की, आपने बड़े अच्छी ट्रेनिंग की, अच्छे रिजल्ट्स मिले, अच्छा ट्रेनिंग एरर आया,
जब आपने उसको टेस्ट डेटा के ऊपर जाके चेक किया तो वहाँ पे काफ़ी हाई एरर आपको मिला। तो बेसिकली अब हम क्या कर सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं इस चीज़ को? तो क्या हमें ज़्यादा ट्रेनिंग सैम्पल्स गेट करने चाहिए, यानी मज़ीद कोई ट्रेनिंग सैम्पल ऐड करने चाहिए, या हमें ज़्यादा ये सॉरी फ़ीचर्स की तादाद कम करनी चाहिए, या हमें कुछ एडिशनल फ़ीचर्स ऐड करने चाहिए, मज़ीद फ़ीचर्स ऐड करने चाहिए, या हमें पॉलिनोमियल टर्म्स या पॉलिनोमियल फ़ीचर्स को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, या हमें लैम्डा को डिक्रीज़ करना चाहिए, या हमें लैम्डा को इंक्रीज़ करना चाहिए। तो ये डिफरेंट कह लीजिए कि कुछ आपके पास ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा ओवरफिटिंग है तो अभी हमने देखा कि आप नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग सैम्पल्स यानी हाई वेरिएंस के केस में नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग सैम्पल्स इंक्रीज़ करें तो आपको कुछ बेनिफिट मिलता है, उससे आप बेटर रिजल्ट्स गेट करते हैं। तो अगर हाई वेरिएंस है, जैसे कि हमारी इस एग्जांपल में हाई वेरिएंस है या ओवरफिटिंग के हम तरफ जा रहे हैं, तो फिर हम नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग सैम्पल्स इंक्रीज़ करेंगे तो हमें वहाँ पे हेल्प मिलेगी। अच्छा जी, ट्राई स्मॉलर सेट ऑफ फीचर्स। ज़ाहिरी बात है कि अगर आप फीचर्स की तादाद कुछ कम करेंगे, मे बी के कुछ कह लें कि इररेलेवेंट फीचर्स हैं या रिडंडेंट फीचर्स हैं, तो उनको हम एलिमिनेट करते हैं तो हमें उससे भी हम ओवरफिटिंग को रिड्यूस करेंगे। या कुछ एडिशनल, अच्छा दूसरी तरफ ये है कि अगर आप एडिशनल फ़ीचर या कुछ नए फ़ीचर डाल देते हैं तो याद रखें ये वेरिएंस को डील करने के लिए नहीं है। अगर बायस की सिचुएशन है, बायस सिचुएशन मींस कि दोनों एरर्स बड़े हाई हैं, आपका ट्रेनिंग एरर भी काफ़ी हाई है और आपका टेस्ट एरर भी जो है वो काफ़ी हाई है, या सॉरी यानी यस बायस अंडर फिटिंग मींस के दोनों एरर्स आपके काफ़ी हाई हैं। तो फिर इन सच केस आप ये कर सकते हैं कि आप देखें कि क्या कोई नए फीचर्स, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपके हाउस प्राइस प्रिडिक्शन की जो प्रॉब्लम है, इसमें आपने सिर्फ साइज़ के ऊपर अगर घर की प्राइस प्रिडिक्ट की हुई है, तो एक्चुअली तो साइज़ के ऊपर डिपेंडेंट सिर्फ नहीं होती है घर की प्राइस, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे हम बात कर चुके हुए हैं, नंबर ऑफ़ बेडरूम, स्टोरीज, एज ऑफ हाउस, जिसके ऊपर घर की प्राइस डिपेंडेंट होती है। तो फिर इसका मतलब आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है कि आपको कुछ फ़ीचर्स आइडेंटिफाई करने चाहिए, तब जाके आप बेटर रिजल्ट गेट कर पाएंगे। तो इन दैट केस अगर आप हाई बायस केस है, अंडर फिटिंग का सिचुएशन है, तो फिर आप फीचर्स ऐड करके देखें। फिर इसी तरह से कुछ एडिशनल फीचर्स भी आपको ऐड करने पड़ सकते हैं, सॉरी आपको पॉलिनोमियल फीचर्स भी ऐड करने पड़ सकते हैं। पॉलिनोमियल फीचर्स जैसे कि अब आप फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपने एक लाइन फिट की हुई है, जबकि आपके मॉडल का ट्रेंड ऐसा है कि उसमें कोई कर्व रिक्वायर्ड है, तो फिर अब आपको हाई डिग्री मॉडल उसके ऊपर फिट करना चाहिए ताकि आप उसके अंदर एरर को रिड्यूस कर सकें। तो फिर हाई बायस के केस में यानी अंडर फिटिंग के केस में आप पॉलिनोमियल फीचर्स ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपका बायस का केस है यानी अंडर फिटिंग की तरफ जा रहे हैं तो लैम्डा रिड्यूस करें, जैसे कि हमने पढ़ा। और अगर आप वेरिएंस यानी ओवर फिटिंग की तरफ जा रहे हैं तो फिर लैम्डा को इंक्रीज़ करें। तो ये बेसिकली कुछ यहाँ पे ऑप्शंस हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं कि अगर आप हाई बायस के केस में हैं तो आपको क्या करना है, और अगर हाई वेरिएंस के केस में है तो आप क्या ट्राई कर सकते हैं। फाइनली ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को न्यूरल नेटवर्क के अंदर हम ऑलरेडी थोड़ी सी बात कर चुके हुए हैं, यहाँ पे जस्ट उसको थोड़ा सा रिवाइज किया जा रहा है कि अगर आप बड़ा सिंपल आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं, फ्यूअर लेयर्स एंड फ्यूअर न्यूरॉन्स यूज़ करते हैं, तो आप अंडर फिटिंग की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉडल यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा लेयर्स यूज़ करते हैं, तो आप ओवर फिटिंग की तरफ जा सकते हैं। अलबत्ता यह है कि ओवर फिटिंग को एड्रेस करने के लिए, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि हमारे पास कुछ रेमेडीज़ हैं, उनमें से एक ये है कि आप यहाँ पे भी रेगुलराइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। अलबत्ता ये है कि जब आप एक कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं तो फिर कंप्यूटेशंस भी जो हैं वो बढ़ जाती हैं और कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो जाता है आपका सॉल्यूशन। तो यहाँ हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं जी। आई होप कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि कैसे आपने मॉडल सेलेक्ट करना है, कैसे आपने डिस्कवर करना है कि अंडर फिटेड है मॉडल या ओवर फिटेड है, और फिर उसे कैसे एड्रेस करना है। ओके जी, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।